वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और हम पढ़ रहे हैं CUET का कोर्स। तो एक चैप्टर ओवर हो चुका है, आज से हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सा? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, एक एक करके हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ मिलता है आपको कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, और अब तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। CUET भी है, नीट भी है, JEE भी है, बैंकिंग के भी एग्जाम्स है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक ही महीना बचा है और बने रहना है मेरे साथ, घबराना नहीं है। हम स्मार्ट वर्क करेंगे और ये एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर मैं ले रही हूँ, देखो सबसे पहले समझते हैं, ये यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी। जब तुम्हारा 12th बोर्ड हुआ था तो इसमें से 2 चैप्टर तुमको दिए गए थे, 2 ओमिटेड थे, तो मैं सब लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इकोलॉजी है क्या, ये स्टडी है क्या, ये सब्जेक्ट डील क्या करता है, तो समझते हैं। ये सब्जेक्ट है विच स्टडी द इंटरैक्शन, वर्ड क्या है? इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। मतलब इकोलॉजी स्टडी किस चीज की है? बेसिकली ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं हो गई, मेरे साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म का मतलब तुम हो गए, ऐसा हाँ मैम बोल सकते हैं। अच्छा, और साथ में एबायोटिक फैक्टर, आसपास कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर है? मैम एयर है, एयर ले तो रही हूं मैं, उसके बाद टेम्परेचर है, सनलाइट है तो टेम्परेचर है, उसके बाद तुम्हारा वाटर है, पानी तो चाहिए ही होता है, सॉइल हो गया। तो इन सारी चीजों का जो इंटरैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, साथ में 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये सब कहां पढ़ेंगे? कौन से सब्जेक्ट के अंदर? इकोलॉजी के अंदर। अब इकोलॉजी को हम फर्दर 4 तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर 4 चैप्टर्स के अंदर पढ़ सकते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाली है वो कौन सा है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये ऑलरेडी तुम 12th के बोर्ड में पढ़ चुके हो, तो ये बहुत ईजी रहेगा तुमको याद करने के लिए, है ना। दूसरा आता है तुम्हारा इकोसिस्टम, जो नहीं पढ़ा है मैम कोई बात नहीं, मैं पढ़ाने वाली हूं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अगेन तुम पढ़ चुके हो। और आखिरी है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हम क्या करेंगे वापस मैं बता देती हूं, कोई भी तरीका जो हम CUET का पैटर्न कैसे यूज कर रहे हैं, हम पहले एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करेंगे MCQ, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो एक चैप्टर के 3 वीडियो तुमको मिलेंगे। पहला उसका थ्योरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, दूसरा उसका टॉपिक वाइज MCQ, और तीसरा क्या रहेगा? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आज के आज याद कर लो, टाइम नहीं है, ये मत सोचो आज सुन लिया कल याद करेंगे, नहीं, आज ही अभी याद करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कौन से? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो सबसे पहले हर ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहता है, हैबिटेट में रहता है, जहां वो पाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ये तुम पढ़ चुके हो, उसी को कुछ और नहीं मैम बल्कि नीश बोलते हैं। तो देखो जरा, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, कंडीशन बोलो या हैबिटेट बोलो, दैट इट कैन टॉलरेट, है ना, टॉलरेट कर सकता है, जी सकता है। टॉलरेट डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज भी, अब हैबिटेट मतलब क्या? जहां पे वो रह रहा है, जहां के रिसोर्सेज यूज कर रहा है। रिसोर्सेज इज यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट functional role in the ecological system, all together comprise as a niche। याद करो niche क्या है? बेसिकली वो जगह है जहां पे वो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, उस हैबिटेट में मिल रहा है, वहां रह रहा है, वहां के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है और उसका कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन है एक इकोलॉजिकल सिस्टम में। अब अगर याद आ रहा होगा 12th का बोर्ड का कुछ कुछ पैटर्न, तो अब बोलोगे मैम पर हमको हर ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस नहीं पता। हाँ, पता नहीं है, पर ये मान के चलो ये सब क्या है? इंटरलिंक्ड। किसने दिया था ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में लिखा गया था कि भले तुमको नहीं दिख रहा कि पर्टिकुलर स्पीशीज का कंट्रीब्यूशन क्या है, पर जैसे ही वो स्पीशीज हटेगी धीरे धीरे उससे जो कनेक्टिंग वायर रहेगी या चेन रहेगी, कैस्केड इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक स्पीशीज हटी, अभी तुम्हें इंस्टेंटली कुछ नहीं दिख रहा, हाँ इंस्टेंटली तब दिखेगा जब कोई दूसरी स्पीशीज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होगी, तो दूसरी भी हटने लगेगी, तीसरी भी हटने लगेगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सिंस सारी स्पीशीज इंटरलिंक्ड है तो वो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा या इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पर वही चीज वापस हर स्पीशीज का क्या है? अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है,
उसके बाद अगर यहाँ ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ तुम्हारे बुक का है। अब नीश के अकॉर्डिंग ही अब अलग अलग एबायोटिक फैक्टर को टॉलरेट करने के अकॉर्डिंग ही क्या है, हमने 3 ग्राफ पढ़े हुए हैं। ग्राफ बहुत सारे पढ़े पर ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का ही है। कौन कौन सा है मैम? कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर, याद करो। अब धीरे धीरे करके हम क्या एबायोटिक फैक्टर स्टार्ट करेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर में पहला फैक्टर कौन सा आएगा? टेम्परेचर। तो वापस टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेसिटी, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेसिटी वाले को क्या बोलते हैं? हमारा यूरीथर्मल। एक और नाम वार्म ब्लडेड, एक और नाम रेगुलेटर। तो ये वाला तुमने ऑलरेडी 12th बोर्ड में भी पढ़ा है, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगी जहां जहां सारी एक्सप्लेनेशंस आएंगी। तो वापस रेगुलेटर क्या हुआ? यही सारे जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें से पर्टिकुलरली टेम्परेचर जो रेगुलेट कर सके, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर तो भैया वही रखेंगे जो हम डिसाइड करके आए, मतलब जो फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल डिसाइडेड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर, वही अगर ऑर्गेनिज्म मेंटेन कर पा रहा है थ्रू थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस, तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? रेगुलेटर। अगर वो ऑर्गेनिज्म वो नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे कॉन्फॉर्मर। और आखिरी क्या है? पार्शियल रेगुलेटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अब वही इकोलॉजिकल फैक्टर कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एबायोटिक, नॉन लिविंग, एक है बायोटिक, लिविंग। नॉन लिविंग में कौन कौन से? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। अब देखो ये तुम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत फास्ट ये चैप्टर समझ में आएगा। टेम्परेचर मतलब मैम टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेसिटी। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके बेसिस पे, जल्दी बताओ कौन से? यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल। बहुत बढ़िया। अगला बताओ वाटर। वाटर को कैसे किस फैक्टर पे वाटर को डिसाइड करोगे? मैन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब सैलिनिटी, मतलब हेलाइन। तो वापस 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन। बहुत बढ़िया। लाइट, मैम लाइट के बेसिस पे तो हम वैसे ही ऑर्गेनिज्म को 2 में बोल सकते हैं, एक जो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड बना रहा है, एक जो उन्हीं को खा रहा है। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। अच्छा, अगर मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूं तो सबको क्या सेम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए? नहीं मैम, हर जन का अपना क्या रहता है? फोटो पीरियड रहता है ना, टेम्परेचर रहता है जितना वो टॉलरेट कर सकता है। जैसे अब कुछ फ्लावर्स है जो तुम्हें ठंड में ही दिखेंगे, कुछ फ्लावर्स है जो गर्मियों में भी दिखेंगे, कुछ फ्रूट्स है जो ठंड में ही दिखेंगे। तो हर प्लांट का क्या अपना अपना फोटो पीरियड, मतलब पीरियड, वो टाइम जिसमें वो क्या है? लाइट एक्सपोज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब अगर एनिमल पे आओ तो एनिमल को भी मैम हम लाइट के बेसिस पे 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे मैम? एक, जिनको लाइट चाहिए अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करने के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे? डायर्नल। दूसरे को क्या बोलेंगे? नॉक्टर्नल। बहुत बढ़िया। अब बताओ सॉइल को कैसे डिसाइड करोगे? अरे मैम सॉइल डिपेंड है पीएच, उसकी पोरस साइज, उसके बाद सैंड, सॉल्ट, सिल्ट, इन सारे और हमस के बेसिस पे। और ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कि उस सॉइल पे कौन सा वेजिटेशन उगेगा। वेजिटेशन मतलब प्रोड्यूसर, तो वेजिटेशन पे डिसाइड होगा कि कौन सा कंज्यूमर रहेगा, मतलब एनिमल। लो बन गई पूरी फूड चेन और बन गया पूरा धीरे धीरे करके क्या? हैबिटेट। हुआ क्लियर? तो चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बोला तो क्या है? एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अच्छा, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर तो है मैम, हमने स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल तो पढ़ा है, पर टेम्परेचर और क्या डिसाइड करता है? टेम्परेचर ये भी डिसाइड करता है कि कहां पे तुमको स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी। कुछ याद आया? ये भले तुमने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, पर देखो अब सिंस एंट्रेंस एग्जाम है तो 2 टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे तुम ये सपोज करो अपना अर्थ है, अगर तुम ये इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तुम जैसे यहां से टॉप की तरफ जाओगे इक्वेटर टू पोल्स, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं अपन, एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप। अब देखो ये एक बात की है उन्होंने किस में? एक बात की है लैटिट्यूडनल वाइज और एक बात की है कैसा? लॉन्गिट्यूडनल वाइज। मतलब मैम कैसे? समझो बात को। एक जैसे 0 डिग्री ये क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से जा रहे हो तुम 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो ये क्या हो रहा है? लैटिट्यूड जैसे जैसे कम होता चलेगा क्या होता चलेगा? टेम्परेचर ड्रॉप होता चलेगा। दूसरा एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे तुम प्लेन से हाइट की तरफ मूव करते जाओगे क्या होगा? वापस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब यही जो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर में, तो क्या है? ऑर्गेनिज्म भी उस अकॉर्डिंग तुमको मिलेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो, अब ये तो हो गया मैम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि प्लेन वाली जगह से हाइट वाली जगह पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब वहां पे एनिमल्स भी मिलने के चांस, एनिमल में भी तुम्हें वेरिएशन, स्पीशिएशन,
वेराइटी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जैसे ही पोल की तरफ से जाओगे, कहाँ इक्वेटर की तरफ के जाओगे पोल की तरफ, तो वापस टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो वहां भी तुम्हें हैबिटेट, क्लाइमेट, सब चीज चेंज हो जाएगी। ये रही एक चीज। अब दूसरा बोलोगे मैम ये तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया, अब कुछ होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जहां हमने उम्मीद की ठंडी जगह होगी, जैसे तुम्हारा केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया। अब यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ ठंडी जगह है, पर वहां पे अगर मेरे को गर्म पानी का कुंड मिल गया, मतलब हॉट स्प्रिंग्स मिल गया, तो देखो एकदम उल्टा है। और हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर एकदम हाई फाई चल रहा है, एकदम 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर चल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो एक टाइप का टेम्परेचर है। तो देखो जरा, थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स are distinct habitat with temperature exceeding 100 degrees Celsius. Temperature affect enzyme kinetics, basal metabolism activity and other physiological function of organism. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब ये वाली लाइन ये वो यहाँ से उठाएंगे, और एक और चैप्टर है जो तुम ऑलरेडी टर्म 2 में पढ़ चुके हो, वो CUET में भी आने वाला है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों से कंबाइन करेंगे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे देंगे। पर चिंता मत करो, पहले हम सीधे सीधे चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर जब हम दो दो चैप्टर को मर्ज करके भी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अब देखो, हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर लिया कि ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, प्लेन वाली जगह से हाइट की तरफ जाओगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा। पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे अनएक्सपेक्टेबल टेम्परेचर रहेगा, जैसे कौन सा हो गया, थर्मल स्प्रिंग और हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए। यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है। तो बताओ मुझे एक ऐसा एनिमल जो इस थर्मल स्प्रिंग में मिलता है। तो बोलोगे मैम माइक्रोब्स ही मिलते हैं, बहुत बढ़िया। उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में मिल रहे हैं। अब अगर वो ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल, थर्मोफाइल्स, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर वो सपोज करो ऐसा वेंट है या हाइड्रोथर्मल वेंट है जो गर्म भी है और साथ में एसिडिक भी है, तो हम क्या बोलेंगे? एसिडोथर्मोफाइल्स या फिर थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल ज्यादा करेक्ट है, थर्मो एसिडो डो होगा। ठीक है, ये आई बात समझ में। अब बोलोगे मैम ये लाइन क्यों अंडरलाइन करवाई है? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हर चीज कंट्रोल करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इतने गर्म वाले टेम्परेचर पे रह पा रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब मैम सेल तो हो गई, सेल मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन मतलब अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होगा मैम? बायोमोलिक्यूल्स घूम रहे होंगे, बायोमोलिक्यूल्स मतलब कैसे? एंजाइम्स होगा, अलग अलग मेटाबॉलिज्म चलती रहेगी। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह पा रहा है, मतलब उसके अंदर की सारी चीजें भी उसी अकॉर्डिंग क्या है? डेवलप्ड है। जैसे तुम्हारे एंजाइम्स हो गया, बेसल मेटाबॉलिज्म हो गया, और दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया। अब यहीं से उन्होंने एंजाइम काइनेटिक्स बोला है। कुछ याद आ रहा है? एक ऐसा नाम बताओ जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो ऑर्गेनिज्म, या और क्लियरली बता दूं, वो बैक्टीरिया मिलता है जो तुमने यूज किया था कहां? PCR में। देखो दो क्वेश्चन, दो चैप्टर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बन रहा है। कौन सा है? थर्मस एक्वेटिकस। तो क्या स्पेशलिटी है ये? मैम अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या है? एक एक्सट्रीमोफाइल, एक थर्मोफाइल है, हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है। सिंस ये ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग में मिलता है तो उसके अंदर में मिलने वाली चीजें जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, ऑर्गेनेलीज हो गया, एंजाइम्स हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी उस तरीके से बना हुआ है कि वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके? टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए वो PCR में यूज करते हैं। इतना हुआ क्लियर? तो एबायोटिक फैक्टर में पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। हमको इतना पता चल गया, ये ऑलरेडी पता है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल का कंसेप्ट पता है। दूसरा हमें ये पता चल गया कि प्लेन वाली जगह से हाइट वाली जगह जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। सिमिलरली इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। पर एक नॉर्मल जगह पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल सकता है। किस केस में? थर्मल स्प्रिंग और डीप सी इवेंट्स में, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर रहेगा। पर जो ऑर्गेनिज्म वहां मिलेंगे उनको एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं। अगर टेम्परेचर में मिल रहे थे थर्मोफाइल्स बोलते हैं। एसिडिक कंडीशन में मिल रहे तो थर्मो एसिडोफाइल मिलेंगे या सिर्फ एसिडोफाइल मिलेंगे जिन ऑर्गेनिज्म। और वो कैसे रहेंगे? उनके अंदर की चीजें उसी अकॉर्डिंग क्या रहेंगी? मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स क्या रहेंगे? एडेप्टेड रहेंगे। ठीक है। अब
अब आ जाते हैं जो इतने देर से बोल रहे हैं यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्परेचर। हमने देखो इतना ज्यादा पहली वाली स्लाइड में इतना ज्यादा वेरिएशन देखा टेम्परेचर का, ठंडा टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर है, नॉर्मल जहां मिलना चाहिए वहां एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल रहा है, 100 से ऊपर मिल रहा है। अब इसी के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म ये ज्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन रेंज टॉलरेट कर सके तो उनको क्या बोलेंगे हम, यूरीथर्मल। ठीक है, देखो जरा, द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कौन आता है इसमें मैम, बेसिकली आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। और अच्छा एक और चीज, यूरीथर्मल को एक और चीज क्या बोलते हैं मैम, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नाम बताओ मैम, रेगुलेटर। अच्छा एक और नाम बताओ, होम्योथर्मिक। क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, होम्योस्टैसिस, मतलब थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वहीं और दूसरी जगह स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा फ्लक्चुएशन टॉलरेट नहीं कर सकते, वो भाग जाएंगे, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम मरना प्रेफर करेंगे, मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं, वो खुद ही मर जाएंगे। जैसा तुमने कुछ टाइम पहले मैंने जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि डायनासोर एकदम ही गायब हो गए। डायनासोर कौन से इसमें आते हैं क्लास में मैम, रेप्टिलिया। रेप्टिलियंस कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या स्टेनोथर्मल या पॉइक्लोथर्मिक। तो ये क्या करते हैं, और कन्फॉर्मर्स है ना, 4 नाम है। ये क्या करते हैं, बाहर टेम्परेचर 30 डिग्री, अंदर भी 30 डिग्री, बाहर अगर और कम हो गया 15 डिग्री, अंदर 15 डिग्री। अरे अगर अंदर 15 डिग्री हो गया तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस थे, हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक हाइपोथेसिस बोला गया कि आइस एज आ गया, एकदम आइस एज आने की वजह से सिंस रेप्टिलियन क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, पॉइक्लोथर्मिक थे, स्टेनोथर्मल थे या फिर कन्फॉर्मर थे, तो वो इतना टेम्परेचर ड्रॉप टॉलरेट नहीं कर पाए और इकट्ठे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कौन से इसमें हुए, क्रिटेशियस। देखो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोलता है, तो अगली स्लाइड ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, कौन कौन सी, जल्दी बताओ। कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है, पॉइक्लोथर्मिक। एक और नेम कन्फॉर्मर, और एक और नेम जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, कौन सा, स्टेनोथर्मल। ठीक है, दूसरा होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक को क्यों बोलते हैं होम्योथर्मिक, बिकॉज वो क्या परफॉर्म करते हैं, होम्योस्टैसिस। कैसे परफॉर्म करते हैं, बाय थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। उन्हीं को क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नेम रेगुलेटर्स, और एक और नेम यूरीथर्मल। तो चलो देखते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेंटेन अ फेयरली बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर तो भैया एक कांस्टेंट टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा। वो क्या करे, वो मैनेज कर पा रहे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे, बाय थर्मो रेगुलेशन, और दूसरा कौन सा, एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बाय मेंटेनिंग विच प्रोसेस, होम्योस्टैसिस। दूसरा जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉइक्लोथर्मिक। एक और नेम कन्फॉर्मर, एक और नेम स्टेनोथर्मल। वो क्या करते हैं, वो अनेबल रहते हैं। भैया अभी जो सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा था, बाहर जितना टेम्परेचर अंदर उतना, बाहर अगर ज्यादा हो गया अंदर भी ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो गया अंदर भी कम हो जाएगा। तो देखो ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे रिले मोर ऑन द हीट डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। इनमें कौन आते हैं, सारे नॉन वर्टिब्रेट, फिशेज, रेप्टाइल, एम्फिबियन, एक्सेप्ट कौन, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स कहां पे, इस जगह पे है, इस जगह पे नहीं है। याद रखना है, एकदम इजी है। ठीक है, आगे मूव करें तो चलो आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। तो वापस अब यहाँ पे कुछ एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड कुछ रूल्स है। अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, ये अलग से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, ग्लॉगर्स रूल क्या बोलता है, इन वार्म ब्लडेड एनिमल पिगमेंटेशन इज लिटिल इन कोल्डर एरिया, येलो ब्राउन टू रेड इन एरिड क्लाइमेट एंड ब्लैक इन ह्यूमिड हॉट एरिया। मतलब वो बता रहा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, अब उसका पिगमेंटेशन का रेंज बता रहा है। अब ये तो मैम, ये तो हमको खुद भी पता है, अगर हम इंसान को ही देख ले, ये वार्म ब्लडेड क्या मैम, ये तो नॉर्मल इंसान पे ही अप्लाई होता है, करेक्ट। अब बताओ जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, अगर वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में रह रहा है, कोल्ड क्लाइमेट में रह रहा है, तो पिगमेंटेशन कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा, लिटिल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एरिड एरिया, मतलब उससे थोड़ा टेम्परेचर तुम नीचे आ रहे हो, मतलब टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू कोल्ड, तो कैसा रहेगा, येलो ब्राउन टू रेड रहेगा। और सबसे ज्यादा डार्क कहाँ रहेगा, हॉट और ह्यूमिड एरिया में। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, इंसान को ले लो,
अगर इंडिया को ही ले लो, चलो इंडिया में अगर तुम साउथ इंडिया जाने लगो तो जो मतलब कहाँ इक्वेटर के पास है ना, तो वो कैसा एरिया है, कोस्टल एरिया कैसा है, पूरा इक्वेटर के पास तुम्हें कैसा मिलेगा, ह्यूमिड हॉट एरिया मिलेगा, तो वहां पे पिगमेंटेशन कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। फिर थोड़ा सा ऊपर आओ तो वहां पे तुम्हें एरिड जगह कैसे मिलेगा, ब्राउन टू रेड वाला रेंज मिलेगा। और चलो इंडिया के ही और ऊपर जाओ मतलब आप ठंडी एरिया जाने लगे तुम, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद तुम इस तरफ आ गए हिमाचल प्रदेश, इस जगह जाओ तो पिगमेंटेशन कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा। अब बोलोगे मैम ये तो हमें वार्म ब्लडेड बोलने की क्या जरूरत है, अब ये ग्लॉगर्स ने रूल दिया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, पर हमको पता है कि जितना ज्यादा क्या एक्सपोज होगा, जितना ज्यादा सनलाइट एक्सपोज होगा उतना ज्यादा हमारे स्किन में क्या कौन सा पिगमेंट होता है, मेलेनिन, तो मेलेनिन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि अंदर की चीजों को क्या करना है, बचा के रखना है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि जितना सन टैन हो रहा है, बेसिकली टैनिंग एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही। अगर तुम धूप में जा रहे हो, जैसे अभी समर्स है, धूप में जा रहे हो तुम टैन हो जाते हो, है ना, तो बाकी पोर्शन ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, तो डार्क हो रहा है मतलब मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब बेसिकली ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है अंदर की चीजों को बचाने के लिए। तो मैम मतलब टैनिंग अच्छी है, हाँ एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी की ही डिफेंसिव मैकेनिज्म है। आई बात समझ में? चलो अब दूसरा कौन सा रूल है, बर्गमैन्स रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोलता है बर्गमैन रूल, वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ कोल्डर एरिया आर ऑफ लार्जर साइज एज कंपेयर टू द वार्मर एरिया। अब देखो यहां पे कुछ रूल्स के पहले तुम्हें कुछ रूल्स याद आ रहे होंगे, एलन रूल भी हमने पढ़ा था, साथ में एक और रूल पढ़ा, सिंस उस रूल का कुछ नाम नहीं है, बताओ कौन सा, कि जो पहली बात तो स्मॉल एनिमल ठंडी एरिया में मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो क्या रहता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज्यादा होता है। सिंस ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तभी ये रेशो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा मतलब क्या, हीट लॉस ज्यादा, हीट लॉस ज्यादा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हीट प्रोड्यूस भी उतनी करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस कौन करेगा, बॉडी, बॉडी मतलब क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कम है, मतलब हीट प्रोड्यूस ज्यादा करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जितनी खो रही है, पर स्मॉल एनिमल में ज्यादा हीट लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू जितनी हीट बन रही है। इसलिए नेचर में स्मॉल जो छोटे एनिमल रहते हैं, छोटे एनिमल मतलब जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, वो कोल्डर क्लाइमेट में मिलते नहीं है। दूसरा एलन रूल है, जिसमें क्या बोला गया कि जो चलो एनिमल मिल भी रहे कोल्डर क्लाइमेट में, उनके एक्सटर्नल ईयर और जो लिम्ब है वो कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे साइज में। क्यों, जैसे ही छोटा कर दो तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो क्या होगा, हीट लॉस कम। अब एक और रूल इसका उल्टा क्या बोल रहा है, बर्गमैन रूल क्या बोल रहा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल मिल रहे हैं कोल्डर एरिया में, उनका साइज बड़ा रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज इन वार्मर एरिया। अब देखो ये रूल अपन को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला रूल जॉर्डन रूल क्या बोलता है, फिश ऑफ कोल्ड वाटर टेंड टू हैव मोर वर्टिब्रेट्स। अब ये उन्होंने, अब बोलोगे मैम ये कैसे बोला, अपन को ये नहीं पढ़ना है कि देखो ये इनकी रिसर्च थी, ठीक है, ये जितने भी रूल्स दिए गए ये सारे साइंटिस्ट की अपनी अपनी रिसर्च थी, अपन को उनके स्टेटमेंट याद रख रहे हैं। तो जॉर्डन रूल ने क्या बोला कि जो मछलियां ठंडे पानी में मिलती है उनके पास वर्टिब्रेट्स ज्यादा है, वर्टिब्री ज्यादा है। सिमिलरली बर्गमैन रूल ने क्या बोला कि जो वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मिक, रेगुलेटर, या फिर हम बोल सकते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या ये जितने भी गर्म या यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म जो हमको कोल्डर क्लाइमेट पे मिल रहे हैं, उनका सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जो मिल रहा है किस पे, वार्मर एरिया पे। तो ये अपन को रूल है एज इट इज याद करना है। तो ये 3 रूल नए ऐड हुए, साथ में 2 रूल पुराने पहले वाले थे, एक था एलन रूल और एक रूल का तो नाम ही नहीं था, ठीक है। तो देखो अगला एबायोटिक फैक्टर क्या हुआ, वाटर हुआ। अब वाटर को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, बोलोगे मैम वाटर को कैसे मेजर नहीं, मतलब हम उसकी क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो हो गया उसका पीएच, फिर उसके अंदर कितने सॉल्ट्स घुले हुए हैं, तो हम वाटर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसके अंदर मिक्स्ड है। अब सॉल्ट मिक्स है तो उसको हम किस यूनिट से मेजर करेंगे, देखो तुमने सुना होगा पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है पीपीटी। तो सॉल्ट मतलब क्या हम बोलेंगे, सैलिनिटी। सैलिनिटी को मेजर करने का तरीका कैसे है, बाय पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। अब अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं वो हमको याद रखने पड़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत क्लोज क्वेश्चन रहेंगे पर तुमको याद करके जाना पड़ेगा। वापस यूनिट याद रखना, यूनिट वो चेंज कर देंगे और तुम एकदम ऐसे फ्लो में आ जाओगे, अरे ये तो पढ़ा ही हुआ है, टिक करके आ गए, और क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है। तो हमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है भैया, हमको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, है ना, यूनिवर्सिटी चाहिए अपने
ग्रेजुएशन के लिए। तो देखो जरा, वाटर फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कॉम्पोजिशन pH ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट, द सॉल्ट कंसेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन, ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर 1000 इज, अब ये तुम्हें नंबर्स याद रखने हैं कि जो इनलैंड वाटर होता है उसमें कितना रहता है, लेस देन 5 ppt इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 इन सी, जो समुद्र का पानी है उसमें 30 to 35 ppt रहता है, और मोर देन 100 किसमें रहता है, हाइपर सलाइन लगून्स में। अब हाइपर सलाइन लगून मतलब मैम क्या, जहां पे जैसे सी से हम एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, या जो आर्टिफिशियल लेक्स है, तो वो क्या हुई, एक एग्जांपल हुई हाइपर सलाइन लगून की, जहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और फिर बोलोगे मैम फिर उसके नमक कैसे निकल आ रहे, कुछ नहीं, छोटा सा पार्ट लेके आ गए, उसको वाटर इवापोरेट हो गया, नीचे जो बच गया वो क्या था, नमक था, वही बन गया हमारा सॉल्ट इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जैसे तुमने डेड सी सुना होगा, भले वो सी है पर उसमें खासियत क्या है कि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा कि पहली बात कोई एनिमल उसमें जिंदा नहीं रहता, जिंदा क्या रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर है। ठीक है, ये रही पहली बात। दूसरी बात, सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि उस वाटर की, सी की डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। तो अगर तुमको स्विमिंग आती भी नहीं है, तुम जाके बस वहां लेट जाओ, लेटते ही फ्लोट करने लगोगे। क्यों, तुम्हारी बॉडी की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो कैसा एग्जांपल हुआ वो, हाइपर सलाइन लगून का। ठीक है, लगून नहीं है दो, वो सी है, बट उसमें वो एक्सेप्शन हुआ कि बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन है। हुआ इतना क्लियर। अब सॉल्ट के ही कितना ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व है उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल को हम या ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या टॉलरेट कर सके, ब्रॉड रेंज ऑफ चेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, उनको क्या बोलेंगे हम, यूरी। यूरी मतलब ट्रू, देखो थोड़ी देर पहले हमने टेम्परेचर में पढ़ा था यूरी थर्मल, तो थर्मल का मतलब था टेम्परेचर, यूरी का मतलब ट्रू, जो एक्चुअली टॉलरेट कर सके। अब वहां हमने वर्ड यूज किया था थर्मल, यहां सैलिनिटी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेलाइन, तो हो गया यूरी हेलाइन। कौन आता है, तो ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। अब इसी का उल्टा, जो ऑर्गेनिज्म बहुत नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी या हेलाइन, हेलाइन नहीं बोलेंगे, सैलिनिटी बोलेंगे, उसको टॉलरेट कर सके, पर एनिमल का नेम क्या चला जाएगा, स्टेनो हेलाइन, द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। इतना हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। उसके बाद तीसरा एबायोटिक फैक्टर क्या है मैम, लाइट। तो लाइट में हमने बोला था पहले हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक जो लाइट यूज कर रहा है, एक जो लाइट यूज नहीं कर रहा है। तो एक जो यूज कर रहा है उसका फूड बना रहा है, उसको क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉफ। अब एक जो दूसरे को ही खा रहा है तो वो क्या हुआ, हेटेरोट्रॉफ। पर लाइट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म अपने डे टू डे एक्टिविटी भी डिसाइड करेगा। जो दिन में जगेगा, दिन में मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना पूरा डेली रूटीन परफॉर्म करे, उसको क्या बोलेंगे, डायर्नल, जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, और नॉक्टर्नल कौन बनेंगे या नॉक्टर्नल कौन बनेंगे, जो रात को सारी चीजें कर रहे हैं। अब बोलोगे रात को कैसे, क्यों, बैट हुआ, आउल हुआ, ये सब क्या है, नॉक्टर्नल। जल्दी बताओ ये नॉक्टर्नल होने के पीछे एक बेसिक रीजन क्या है। यहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जो एनिमल नॉक्टर्नल है उनके आंखों में जो रात को विजन दिखाने वाला सेल्स है, नाम क्या है, रॉड्स। देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो 11th में, फिर भी भूल गए होगे, मान के चल रही हो, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं आंखों में, एक का नाम होता है कोन्स, कोन्स है ना, उसका दूसरा का नाम होता है रॉड्स। तो कोन्स क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये जितने भी कलर्स है या ब्राइट लाइट में विजन के लिए तुम्हें कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स। और रात को या अंधेरे में या डिम लाइट में कौन विजन दिखाता है, रॉड्स। तो हम में, ह्यूमंस में रॉड्स इतने अच्छे डेवलप नहीं है, इसलिए हमको रात को दिखता है कि अब ये मत बोला हाँ मैम दिखता है, नाइट विजन कैमरा से दिखता है, अरे वो विजन कैमरा लगा रहे हो तब दिख रहा है, नॉर्मल में दिख रहा है क्या तुमको, बोले कि हाँ मैम रूम में जाते तो सब दिखता है, क्योंकि वो तुम्हारा रूम है, तुम्हारे ब्रेन ने क्या करा है, मेमोरी स्टोर करके रखी है कि यहाँ पे जो आउटलाइन बन रही है, जैसे अंधेरा है रूम में, तो हाँ यहाँ टेबल है तो तुमको वो आउटलाइन भी दिख रही है टेबल की, पर मैं बोल रही हूँ कि अननोन प्लेस में जाओ और एकदम पूरा सून सपाटा, कोई लाइट ना रही, इतनी सी भी लाइट ना रही, फिर तुमको कुछ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ काले काले के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, तुम्हारे आंखों में जो रॉड्स है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड या इतने अच्छे से डेवलप नहीं है। पर वही तुम अगर कोई कार्निवोर को ले लो, कैट को ले लो, डॉग को ले लो, ठीक है, इन सब लोगों को ले लो, तो इनका नाइट विजन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। हुआ क्लियर। तो वापस अब देखते हैं, लाइट, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ये तो पता ही है। द यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ इन द ओशन। देखो अब बोलोगे मैम ये तो सब समझ में आ गया, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब एक और चीज समझो, एनिमल का तो मैंने बोल दिया, डायर्नल, नॉक्टर्नल। प्लांट्स में भी अब कुछ लोगों को कुछ ज्यादा टाइम तक लाइट
उनके ऊपर चाहिए होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक लाइट का एक्सपोजर चाहिए होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोटो पीरियड। तो कुछ प्लांट्स है जिनका फोटो पीरियड ज़्यादा होता है, कुछ प्लांट्स है जिनका फोटो पीरियड कम होता है। तभी तुम देखोगे कि विंटर में फोटो पीरियड कम हो जाएगा, फिर समर में फोटो पीरियड बढ़ जाएगा। तो वापस उसी अकॉर्डिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल भी डिपेंड है। ये तो हुई एक चीज़। अब बोलोगे मैम यहाँ क्या लिखा है? अच्छा एक बात बताओ, जो लाइट यूवी रेडिएशन से आती है वो किसकी बनी रहती है? बोलोगे मैम वो विजिबल लाइट है। अच्छा, विजिबल लाइट मतलब ये जो अभी दिख रही है व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कितने स्पेक्ट्रम की बनी हुई है मैम? विब्योर, इंद्रधनुष बोलते हैं ना, रेनबो, तो वो जो 7 कलर है, 7 स्पेक्ट्रम है, वो सारे क्या दिखते हैं? विजिबल दिखते हैं। अब यहाँ पे क्या कैच है कि जनरली जो व्हाइट लाइट है उसमें सारे स्पेक्ट्रम, सारे लाइट्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अब बोलो मैम फिर ब्लैक कलर, वापस यहाँ फिजिक्स आ जाता है। क्या है कि अगर देखो एक्चुअल में लाइट जैसा मतलब कलर जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो ऑब्जेक्ट जो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा और जिस स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर देगा वो कलर बन जाएगा। ये तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, 12th में ही अभी पढ़ा होगा, एग्जाम देने के टाइम पे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे अगर ये ब्लैक कलर है तो इसने क्या किया, सारे विजिबल, जितना भी विजिबल लाइट है, जितने भी स्पेक्ट्रम है उसमें विब्योर, सबको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो ये कलर कौन सा बन गया? काला ना। तो एक्चुअल में ऐसा कोई कलर ही नहीं है। व्हाइट क्या कलर है? व्हाइट तो भैया कलर ही नहीं, कोई कलर ही नहीं है बेसिकली। व्हाइट मतलब उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया कि सारे जितने भी विब्योर की व्हाइट लाइट थी पूरे को पूरे क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो वो क्या बन गया, व्हाइट कलर। उसके बाद अगर मैं बोलूं रेड कलर, रेड कलर क्यों है? क्योंकि उसने सारे विब्योर में जितनी भी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर रेड छोड़ दो, येलो, ऑरेंज, इन सबको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। बट सिर्फ रेड को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए उसका कलर क्या दिख रहा है, रेड, रिफ्लेक्ट, है ना, रेड कलर का। सेम ऐसे हर कलर के साथ है। अब यहां बोल कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको ये स्पेक्ट्रम मतलब विब्योर कलर मिलता है, पर कुछ लोगों को नहीं मिलता। कुछ जगह वो स्पेक्ट्रम का रेंज पहुंचता नहीं है। कौन सी जगह हो गई वो? तुम्हारे जितने भी मरीन प्लांट्स है जो डीप ओशन में रहते हैं, वहां तक ये हमारी जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट के सारे स्पेक्ट्रम नहीं पहुंच पाते। सिर्फ 2 स्पेक्ट्रम्स को छोड़ के, वो भी बहुत कम रेंज तक जाते हैं। कौन सा? रेड और कौन सा? ब्राउन। अब बोलोगे मैम रेड कैसे पता चला? क्योंकि देखो सिर्फ रेड लाइट ही क्या करती है, पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। तो ये 1 या 2 ही स्पेक्ट्रम कहां तक जाते हैं, डीप ओशन तक। तुम रेड तक याद रखना, रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए अब बोलोगे मैम पता कैसे चला? इसीलिए रेड एल्गी कहां मिलता है तुम्हें? समुद्र के बॉटम में भी मिलता है। अब बोलोगे मैम वो तो रेड है, तो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ, बट उसके पास वो पावर है कि वो एब्जॉर्ब करा के क्या करे, अपना पूरा सिंथेसिस करवा सके, ठीक है। यहाँ ये बुक में तुम्हारे एनसीईआरटी में बिल्कुल आधा अधूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अगर किसी ने पूछा तुमको रिलेटेड कि बताओ कौन सी लाइट पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, तो बोलोगे रेड। इसीलिए ये रेड ही है, इसीलिए जितने भी हमारे स्टॉप सिग्नल है, सिग्नल पे रुकने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड, क्योंकि रेड दूर से दिख जाएगा। वही अगर तुम ग्रीन कलर यूज करोगे या येलो कलर यूज करोगे, वो दूर से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी नहीं है। सिमिलरली सिंस रेड वाले जो स्पेक्ट्रम है, रेड वाली जो वेवलेंथ है, उसके पास पावर है डीप सी ओशन तक भी नीचे तक जाने की, ठीक है। वापस एकदम नीचे तक नहीं जाता, एक पर्टिकुलर रेंज है वहीं तक पेनिट्रेट कर पाता है। पर बाकी वेवलेंथ्स, बाकी स्पेक्ट्रम या बाकी कलर्स क्या करते हैं, उतना वहां तक अवेलेबल नहीं हो पाते, सिर्फ कुछ को छोड़कर। उस कुछ में कौन आता है, तुम्हारा रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है, याद रहेगा। तो मैम मतलब हम बोल सकते हैं लाइट को हम बेसिस में 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। पहले हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ, हाँ, दूसरे को बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ एनिमल को हम नॉक्टर्नल और डायर्नल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ में हम फोटो पीरियड वर्ड मेंशन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और साथ में अगर फोटो पीरियड बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लांट से ही रिलेटेड स्पेक्ट्रम को बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में जो रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा उसका क्या है, पेनिट्रेशन पावर। इसीलिए सीधा सा लॉजिक है, जहां भी कहीं डेंजर दिखाना होता है या स्टॉप सिग्नल दिखाना होता है, दूर से किसी को रोकना रहता है, हम बहुत डिस्टेंस पे, तो कौन सा लाइट यूज करते हैं भैया, लाल लाइट। इसीलिए यूज करते हैं, पीला नहीं यूज करते या ब्लू नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि ये जब इनकी लाइट हम तक पड़ेगी बहुत डिस्टेंस पे, हमको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका क्या है, पेनिट्रेशन पावर नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया फिजिक्स, पर आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो अब अगला वाला फैक्टर कौन सा है, सॉइल। तो मैंने बोला था सॉइल के ऊपर क्या डिपेंड है मैम, वहां का वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब क्या, प्रोड्यूसर। जहां प्रोड्यूसर है तो उसी अकॉर्डिंग उसके क्या बनेंगे, कंज्यूमर, मतलब वहां का हैबिटेट डिपेंड रहेगा। अब सॉइल किस पे डिपेंड है, तो चलो देखो, डिफरेंट फीचर ऑफ सॉइल लाइक इट्स कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन determines its percolation and water holding capacity. In addition to this, pH, mineral composition and topography all together determine the vegetation of the area. The vegetation and topography indicate the type of animal which can be
फिजियोलॉजिकली सपोर्टेड। मतलब मैम अब ये देखो, ये अगर क्वेश्चन आया तो ये तो तुमने प्रैक्टिकल में किया हुआ है टर्म 2 में। कौन कौन सा डिटरमाइन करना था? पीएच डिटरमाइन करना था, कितना सैंड, सिल्ट, क्ले, मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब क्या? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसी को क्या बोलते हैं? परकॉलेशन रेट। याद आया? तो इसी के बेसिस से हम क्या बोल सकते हैं कि सॉइल कितने टाइप में डिवाइडेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अब इसी के बेसिस पे अब सारे एबायोटिक फैक्टर बेसिकली हमने टेम्परेचर लिया है, उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को कितने में डिवाइड किया है? दो मतलब देखो, है तो हमको पता है मैम वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, पर अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये अलग अलग एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं। तो 4 तरीके के एडेप्टेशन दिए हुए हैं। 2 तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें होम्योस्टैसिस जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर, या फिर वार्म ब्लडेड, या थर्मोरेगुलेटर, या यूरीथर्मल, या होम्योथर्मिक। देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके इतने सारे नाम है। तो ये कौन ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? होम्योस्टैसिस। और क्या करते हैं? अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, भले बाहर कुछ भी हो, अंदर तो बॉस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखो जरा, एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली दैट श्योर थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। कैसे करते हैं होम्योस्टैसिस? बाय थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन किया, ऑस्मो मतलब ऑस्मोटिक, जो हमारा सॉल्ट कंसेंट्रेशन को ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस है उससे किया, थर्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा इतना सीधा सीधा नहीं देंगे, वो ग्राफ जो हमने पढ़ा था जिसमें कन्फॉर्मर, थर्मोरेगुलेटर, पार्शियल कन्फॉर्मर था वहां, या पार्शियल रेगुलेटर, उसके बेसिस पे वो डायग्राम देंगे, ग्राफ देंगे, लेबलिंग गायब करेंगे, फिर कोई स्टोरी देंगे और स्टोरी के ऊपर बोलेंगे कि अब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। मतलब आया समझ में? 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और फिर उसके बाद और ऑप्शन रहेंगे कि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन रहेगा। तो यहां से जनरली कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, अब इसमें कौन आता है मैम? 2 ही आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो चलो दैट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, इन मैमल प्रोफोस स्वेटिंग इज ऑब्जर्व्ड when the temperature outside rises above our body temperature। तो देखो मैमल का एग्जांपल दिया है, हमको 37 डिग्री मेंटेन करना है। अब बाहर बहुत गर्मी हो रही है, जैसे अभी समर्स में, तो क्या करते हो मैम? एसी लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, एसी लगा के बैठ जाते हो, ये बिहेवियर एडेप्टेशन है। पहले तुम्हारी बॉडी क्या करती है मैम? बहुत स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों हो रही है ये भी याद रखना है यहाँ पे। स्वेटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो वाटर है हमारी बॉडी का वो निकल रहा है, किसको लेके? साथ में हीट को। क्यों? क्योंकि वाटर की होती है हीट रिटेंशन प्रॉपर्टी। वाटर हीट को अपने पास, अपने अंदर होल्ड करके हम अपने बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी का हीट निकल गया मतलब बॉडी का टेम्परेचर वापस किस पे आ गया? 37 डिग्री सेल्सियस पे। याद रहेगा ये। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे अब अच्छा ठीक है मैम ये हो गया, फिर और क्या करते हो मैम? स्वेटिंग हो रही है, प्यास लग रही है, यूरिनेशन हो रही है। इसी का उल्टा, अब बहुत ठंड है पर अपन को टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, ठंड लगेगी, गूज बम्स आएंगे, है ना, शिवरिंग करते हो। और शिवरिंग मतलब क्या? हमारी अंदर की ही मसल आपस में क्या करती है? घिसने लगती है। कोई भी चीज घिसती है। अब तुम ठंड में नहीं करते क्या ऐसे ऐसे करते? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये एक्चुअल में हमारी बॉडी कर रही है कि हमें दिख किस फॉर्म में रहा है? पाइलो इरेक्शन में, है ना। गूज़बम्प्स को क्या बोलते हैं साइंटिफिक मेडिकल टर्म में? पाइलो इरेक्शन। पाइलो मतलब ये जो हमारी जो हेयर फॉलिकल है वो कैसा हो गया? ऐसे इरेक्ट हो गया। और वो ये किस चीज का इंडिकेशन है? कि उसके नीचे जो मसल्स है वो क्या कर रही है? आपस में घिस रही है। क्यों? ताकि फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में? तो ये क्या था? ये वापस हीट प्रोड्यूस करो, मतलब अपने बॉडी को मेंटेन करने का ट्राई करो। फिर भी बोलोगे मैम फिर भी हमें बहुत ठंड लगती है। हाँ, क्योंकि फिजियोलॉजिकली बॉडी ने पूरा ट्राई कर दिया, फिर उसको इंडिकेट किया भैया ब्रेन को, भैया अपने से नहीं हो पा रहा है, जाओ जाके रजाई में बैठो, या जाओ जाके कूलर के सामने बैठ जाओ, या ऊपर बैठ जाओ, जो करना है वो करो। आई बात समझ में? तो हम कैसे करते हैं? वापस एक वर्ड लिखा था ना, फिजियोलॉजिकली या फिर बिहेवियर। तो फिजियोलॉजिकली जितना कर पाए कर लिया, उसके बाद तो भैया अल्टीमेटली एसी लगाना है या कूलर के अंदर बैठना है, जो करना है वो करो। ठीक है, चलो तो देखो, ड्यूरिंग विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, शिवरिंग ऑफ बॉडी प्रोड्यूस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। मतलब बेसिकली शिवरिंग जो हो रही है वो किस तरह का मैकेनिज्म है? भैया तुमको ठंड से बचाने का मैकेनिज्म। हम सोचते ठंड लग रही है इसलिए शिवर हो रहा है, शिवर हो रहा है, ठंड लग रही है, वो ठीक है, पर हमारी बॉडी खुद मेहनत करे कि भैया इसको थोड़ा हीट दे दे, है ना। आई बात की नहीं समझ में? चलो अब आते हैं दूसरे टाइप का। देखो ये वहां से यहां से भी क्वेश्चन आएगा। कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड का ही दूसरा नाम मैम कन्फॉर्मर, एक और नाम मैम पोइक्लोथर्मिक, एक और नाम मैम स्टेनोथर्मल। ठीक है, सारे लिखे हुए। तो चारों में से कोई भी एक नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो वापस, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट अफोर्ड, भैया उनके पास फिजियोलॉजिकल मीन ही नहीं है
energy expanding mechanism are unable to maintain a constant body temperature and osmotic concentration of body fluid are conformer. मतलब जो थर्मो रेगुलेशन भी ना कर पाए, जो ऑस्मो रेगुलेशन भी ना कर पाए, जो अनेबल है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम? चार में जल्दी जल्दी बताना शुरू करो मैम। कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्मिक, स्टेनोथर्मल और कन्फॉर्मल। ठीक है, चलो अब एग्जांपल देते हैं। अबाउट 99%। वैसे ही वार्म ब्लड में सिर्फ दो क्लास आती है, कौन कौन सी? एव्स और मैमल, और इसमें बाकी जितने भी बच गए सब कौन है तुम्हारे? यही कन्फॉर्मल। वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयर। अब देखो ये आ गया वापस एक और रूल। अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल्स पढ़े थे, तो वो रूल कहीं भी वो क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। सिंस तो यहाँ भी एक रूल दिया हुआ है, मतलब मैम हो सकता है कि वो ग्राफ दे, ग्राफ से रिलेटेड ABC लेबल कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ए में एक टाइप का रूल ऑब्जर्व करने के लिए स्टेटमेंट दे देंगे, या फिर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना, कॉम्बिनेशन दे देंगे, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और फिर नीचे और कॉम्बिनेशन में MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना के आएगा। ठीक है, स्ट्रेट कोई नहीं पूछने वाला। तो चलो ये तो पता ही है हमको रूल। क्या रूल बोलता है कि वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयर इन पोलर रीजन बिकॉज बॉडी हीट इज लॉस्ट वेरी फास्ट व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड एंड मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो भैया ये वही रूल बोल रहा है कि छोटे एनिमल, स्मॉल साइज एनिमल पोलर रीजन में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि बॉडी हीट बहुत जल्दी हो जाती है और उसको मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म का रेट हाई होना चाहिए। अब हमको पता है कि इसका भी रीजन क्यों है। देखो ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिखो असर्शन रीजन। तो कहां आ सकता है? वो एक असर्शन स्टेटमेंट दे देंगे, रीजन दे देंगे। अब अच्छा, अगर उन्होंने ये रीजन दिया तो क्या ये सही है? नहीं मैम, रीजन क्या आएगा? क्योंकि लिखो जरा उसका रीजन क्या आएगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या रहता है? बहुत ज्यादा होता है। सिंस ये रेशो बहुत ज्यादा होता है तो जितनी एनर्जी बनी है, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, उससे ज्यादा हीट क्या हो रही है? लॉस हो रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम के कंपेयर में। वॉल्यूम मतलब अंदर की 3 डायमेंशनल बॉडी जहां पे हीट प्रोड्यूस होने वाली है, पर उससे ज्यादा तो भैया क्षेत्रफल है, मतलब सरफेस एरिया, तो हीट लॉस तो उससे ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होने वाला है। इसीलिए स्मॉल एनिमल क्या नहीं मिलते? पोलर रीजन में नहीं मिलते। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा जल्दी बताओ, एलन रूल क्या पढ़ा था मैम? एलन रूल बोलता है कि जो छोटे एनिमल नहीं, छोटे नहीं, एनिमल जो मिल रहे हैं उनके एक्सटर्नल ईयर और लिम्स क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे। क्यों? सरफेस एरिया कम करने के लिए। इसके अलावा भी हमने 3 रूल पढ़े थे, जल्दी बताओ कौन कौन से? देखो ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ग्लॉगर्स रूल, बर्मेन्स रूल एंड जॉर्डन रूल। तो जब ऐसे कोई चीज रूल आए तो फटाफट पीछे जाओ, याद करते चलो, टाइम नहीं है, मेरे साथ ही याद करते चलना है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ तुम्हारा क्या? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब आए और 2 तरीके से। मैंने बताया था जब मैं 12th का भी कोर्स पढ़ा रही थी कि अगर कोई एनिमल अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली चेंज नहीं कर पाता तो वो क्या बोलता है? बॉस हमारे अंदर तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब मैकेनिज्मली हम कुछ मेटाबॉलिज्म वाइज कुछ कर नहीं पा रहे, ना ही हम कुछ मॉर्फोलॉजिकली कर पा रहे, मतलब इनबिल्ड भी कोई मैकेनिज्म नहीं। तो क्या करते हैं? इस जगह से भाग जाते हैं। भागने को क्या बोलोगे? माइग्रेशन। और अगर माइग्रेशन नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे? हम सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सस्पेंशन या डायापॉज। याद रहेगा? तो चलो पहले देखते हैं वो भाग गए 2 टाइप के रहते हैं, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन मतलब इस जगह से कोई भाग गया, अभी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है भैया यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं मनाली चले जाते हैं, लेह लद्दाख चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलोगे? एमिग्रेशन। और उसके लेह लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग भाग के वहां आ गए, मतलब इमिग्रेशन। ठीक है, देखो जरा, माइग्रेशन मतलब वो, अच्छा ये परमानेंट रहता है क्या? माइग्रेशन नहीं, टेम्पररी रहता है। ठीक है, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन हट जाए फिर वो वापस अपनी जगह आ जाएंगे। ओके, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर जैसे कैसे रहते हैं? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। मैंने बता दिया। इमिग्रेट करना, ई मतलब एग्जिट होता, इस जगह से चले जाना, इमिग्रेट मतलब आ जाना कहीं। ठीक है, अब मेनी birds during winter travel long distance to more hospitable region like from Siberia to Colorado National Park, भरतपुर in राजस्थान। तो साइबेरियन क्रेन जो आती है वो कहाँ से आ रही है? साइबेरिया से आ रही है। कितना ट्रैवल? बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि भैया भले मैं बर्ड्स में हूँ, भले मैं वार्म ब्लडेड हूँ, भले मैं यूरीथर्मल हूँ, पर मेरे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से टेम्पररी भाग जाओ, मतलब उस साइबेरिया की वाली जगह से क्या कर जाओ? एमिग्रेट कर जाओ, और इंडिया के, राजस्थान के कोलोराडो भरतपुर नेशनल पार्क में क्या कर लो? वहां पे इमिग्रेट कर लो कुछ टाइम के लिए, फिर वापस जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी वापस चले जाओ अपनी जगह पे। ठीक, अब मैंने क्या बोला? जब ऑर्गेनिज्म
मेटाबॉलिज्म ये नहीं कर पाए तो क्या कर लेता है कि चलो सो जाते मतलब क्या, सस्पेंड कर जाते। अब यही चीज, यही टर्म जो है हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज कर देते। तो पहले पढ़ते हैं सस्पेंशन क्या है। एनिमल एस्केप इन टाइम टू अवॉइड स्ट्रेस व्हेन दे कैन नॉट माइग्रेट, भाग भी नहीं सकते तो क्या करिए आ जाए। दे ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एंटर द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी कॉल्ड डायापॉज। तो देखो एक ऐसी स्टेज है जहां पे एनिमल ने बोला भैया हम भाग भी नहीं सकते, काम करते हैं, सो जाते हैं, अपना सारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेते हैं, एकदम रिड्यूस कर लेते हैं या कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी। अगर हम सीड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो, अगर हम जू प्लैंकटन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो डायापॉज बोलेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल ठंड में काम कर रहा है, विंटर स्लीपिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। गर्मी में कर रहा है तो क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। चलो देखो तो 4 इसमें डिवाइडेड है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट, जो तुमने 11th में और 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोन्स हुए वो अपने, और फंजाई हुआ, वो क्या करते हैं अपने आसपास एक वॉल बना लेते हैं, स्पोर की वॉल बना लेते हैं और उसके अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आए, तो सिस्ट बना लेते हैं। तो एनसिस्टमेंट कौन कर रहा है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। अब देखो हाइबरनेशन क्या हुआ, द पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग द विंटर इन डॉर्मेंट स्टेज। अब भैया विंटर नहीं सहन हो रही, चलो सो जाते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म लो लेके आते हैं। कौन कर रहा है, पोलर बेयर। एस्टिवेशन यही चीज गर्मी में कर रहे हो, जैसे स्नेल ऑफ फिशेस कर रही हैं। द पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग समर इन डॉर्मेंट स्टेज। ठीक है भैया, समर गर्मी निकल गई, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद डायापॉज। अब ये कौन कर रहा है जब वर्ड डायापॉज यूज करोगे, जू प्लैंकटन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सस्पेंडेड, जू प्लैंकटन। और आखिरी वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुए, 4 एडेप्टेशन। क्या क्या है भैया, मॉर्फोलॉजिकल बॉडी में, फिजियोलॉजिकल जो अंदर मेटाबॉलिज्म करेगा, फिजियोलॉजिकल में तुम आगे जाके वो पढ़ोगे, जैसे हम कोई ट्रैवल करके पर्टिकुलर रीजन में जा रहे हैं और फिर हमें अकमलेटाइज करना है ना, तो वहां वो भी फिजियोलॉजिकल के अंडर आएगा। वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्या करो, भाग जाओ, मतलब माइग्रेट कर जाओ। भाग भी नहीं कर पा रहे तो क्या करो, सो जाओ। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। चलो अगला, अब देखो वही एडेप्टेशन को, अब जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल पढ़ा है, तो मॉर्फोलॉजिकल तुम्हारी एनसीईआरटी में और जो हम सीयूईटी की बुक्स देखते हैं तो उसमें उन्होंने वापस वही ज़ेरोफिटिक प्लांट्स और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया है, तो वापस वही करेंगे। तो ज़ेरोफाइट्स मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह रहे, ड्राई एरिड टेम्परेचर में। अब उसके 2 एग्जाम्पल उन्होंने लिए, एक लिया प्लांट का जो हुआ कैक्टस या ओपुंशिया, दूसरा हुआ तुम्हारे एक एनिमल का कैंगरू रैट। अब दोनों के अपन को क्या पढ़ने हैं, एडेप्टेशन पढ़ने, ऐसे ही ओरली याद हो जाने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, पानी है नहीं और कैंगरू रैट जीवन भर पानी पीता ही नहीं है, तो फिर पानी की जरूरत वो कैसे पूरी करता है, उसके अंदर ही कुछ क्या है, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Kangaroo rat in North America desert is capable of meeting all its water requirement through, ये रहा पहला पॉइंट, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। अब बोलोगे मैम ये किस फॉर्म में आएंगे, ये आएंगे असर्शन रीजन के फॉर्म में। ठीक है, 4 ऑप्शन वही, या फिर वही पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ज़ेरोफिटिक प्लांट या एनिमल, और फिर 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो पहला देखते हैं, क्या है पहला, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, या इसी को हम मेटाबॉलिक वाटर भी बोलते हैं, मतलब जो फैट है उसी को ऑक्सीडेशन करवाया, रिजल्ट क्या हो गया, पानी मिल गया, इसी को हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। ये कहीं लिख लेना, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर। तो अगर ये इस मेटाबॉलिक वाटर के नाम से क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज मत होना, बेसिकली वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन की। इट आल्सो हैज एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज यूरिन, तो ये यूरिन कैसे निकालता है, कंसंट्रेटेड, बेसिकली हम इसको यूरिन नहीं बोल सकते, स्टूल जैसे यूरिन निकलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा का पानी क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, क्योंकि हेनले, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले में बेसिकली क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब अगर छोटी रहेगी तो थोड़ा ही पानी रीएब्जॉर्ब हो पाएगा, तो नेचर ने क्या किया, जिन लोगों को पानी रीएब्जॉर्ब कराना था उनकी लूप ऑफ हेनले क्या कर दी, बहुत लंबी बना दी, तो पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। देखो, सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। हुआ क्लियर। अब ये क्या था, एक ज़ेरोफिटिक
एनिमल का एडेप्टेशन। चलो आते हैं प्लांट्स। तो मैम 3 पढ़ने, हाँ 3 पढ़ने। पहला वाला क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर निकालता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। दूसरा कंसंट्रेट कर रहा है यूरिन को, और तीसरा कैसे, बाय हैविंग या बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। हुआ क्लियर? चलो अब ज़ेरोफिटिक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट एक तो मैम इतनी धूप में बेचारे, ये तो चलो कैंगरू रैट तो यहाँ वहां भाग भी गया, अब ये तो कुछ भाग भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉज है ट्रांसपिरेशन का, कौन कॉज है मैम, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को सरफेस पे ही नहीं रखते, अंदर घुसा के रखते, तो क्या बोलेंगे उसको, संकन स्टोमेटा। दिन में ओपन ही नहीं करेंगे, रात को ओपन करेंगे, तो क्या बोलेंगे, कैम्प फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद ये सारा हो कहाँ रहा है प्रोसेस मैम, पत्तियों में। तो अगर किसी की पत्तियां हैं तो थिक क्यूटिकल ले आओ, मतलब ट्रांसपिरेशन रेट को रोक सके, नहीं तो पत्तियों को ही हटा दो, पत्तियां रिड्यूस, पत्तियां नहीं, लीफ रिड्यूस टू स्पाइन। अब पत्तियां हट गई तो अब फोटोसिंथेसिस मैम कौन करेगा, स्टेम को ही करवा दो, तो फ्लैट स्टेम करवा दो, तो ताकि सरफेस एरिया कम रहे, तो वापस ट्रांसपिरेशन रेट कम रहे। फ्लैशी करवा दो, और वही पूरा क्या करेगा, जिसको क्या हम बोलते हैं, फाइलोक्लेड, और वही क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। तो देखो यही सारे क्या है, एडेप्टेशन। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। मेनी डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस। अब जितने स्टोमेटा है वो कैसे छुपा के रखे हैं, संकन स्टोमेटा। स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम्प फोटोसिंथेसिस, जिसमें रात में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। तो फिर बोलोगे मैम प्रोसेस कैसे होती है, दिन में वो जो एक आधे तक मतलब मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस रहती है उसका केमिकल प्रोसेस करके रखते हैं, रात को जब आता है कार्बन डाइऑक्साइड तब बाकी की पूरा कन्वर्जन जो होगा, रिडक्शन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, वो रात को होगा। ठीक है, चलो हैव नो लीव्स, लीव्स ये हटा दो, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। यहां से भी क्वेश्चन है, तो अगर ऑप्शन में फाइलोक्लेड दिया रहा तो घबराना मत, वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टेम है जो रिड्यूस हो चुकी है, किसमें, फ्लैटेंड स्टेम है, जो फ्लैशी है, जूसी है, उसी को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। इतना हुआ क्लियर? तो ये इससे कहाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे असर्शन रीजन में क्वेश्चंस फंसेंगे, या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उस वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। चलो आगे मूव करते हैं। अब आता है अगला एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल। जैसे मैंने बोला कि मैम फिजियोलॉजिकल तो इनबिल्ट रहता है, हाँ कभी कभी हम जब कोई पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे और हमारी बॉडी अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेगी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जिसमें क्या आता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे हम हायर एल्टीट्यूड जगह पे जाए तो होता क्या है, वह ऑक्सीजन कम होने लगता है, कम होने लगता है तो बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन ले कौन जा रहा है मैम, हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन कहां पे लेके जा रहा है मैम, आरबीसी के अंदर। तो बॉडी ने बोला एक काम करते हैं, सिंस यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी का नंबर बढ़ा देते। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ये किसके अंदर आता है, ये मैकेनिज्म है एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए। अगर तुम एकदम गए, उन्होंने आज हम एवरेस्ट चढ़ेंगे और बस चढ़ना शुरू कर दिया, यकीन मानो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी को टाइम नहीं मिला अकमलेटाइज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। होगा ये कि पहले तो तुमको ऑक्सीजन की कमी लगने लगेगी, है ना, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा या एकदम कम होने लगेगा, ब्लाइंडनेस भी आने लगेगी, हो सकता है तुम बेहोश हो जाओ, कोमा में चले जाओ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाए और डेथ भी हो जाए। तो ये सब चीजें नहीं करनी, तो चुपचाप जाके बेस कैंप पे एक दिन एक रात चुपचाप बिताओ, जिसमें तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एडेप्ट करेगी। कैसे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करेगी, जिसमें क्या क्या करेगी वो, तो देखो, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, जो अपना आरबीसी का नंबर है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहला आरबीसी का जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम है तो भैया जो कंटेनर लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में, तो आरबीसी का नंबर बढ़ा दो, कंटेनर्स बढ़ा दो। उसके बाद एफिनिटी कम करवा देगी, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी है, एफिनिटी को कम करवाना पड़ेगा। क्यों कम करवाना पड़ेगा, पता चले इतना सारा बना के रखा है ना, बट हर एक आरबीसी वेट करे कि 4 मॉलिक्यूल आने दो ऑक्सीजन के, तभी हम आगे जाएंगे। भैया तब तक ऐसे अगर वेट करते रहे ना तो तुम्हारे कार्डियक मसल्स और ब्रेन न्यूरॉन्स मर जाएंगे। तो बॉडी खुद बोलेगी अभी टेम्परेरी, जब तक ये इंसान यहाँ लेह लद्दाख एडवेंचर कर रहा है, अपन एक काम करते हैं, अपने आरबीसी की एफिनिटी और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या करेगी, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि भैया और सांस लो, मतलब जितना ऑक्सीजन आएगा, तो ब्रीदिंग रेट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये तीनों
तीनों क्या हो गए, ये तीनों एडेप्टेशन हो गए किसके तरफ, किसको कोप अप करने के लिए, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड प्लेस को, जिसको क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो देखो क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड प्लेस जैसे कहाँ है, रोहतांग पास जैसे हुआ तुम्हारा, मनाली ले, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जो वहां पे सब कुछ होने लगता है ना, वहां पे पहुंचे, सांस लेते नहीं बन रही, अंधेरा छा रहा है, उल्टियां हो रही है ना, फिर उसके बाद से लग रहा है बस अभी हार्ट का पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत धक 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 धक, बहुत हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। तो ये सब कुछ किसके सिम्टम्स हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस के। अब अपनी बॉडी कैसे कोप अप करेगी, फिजियोलॉजिकल चेंज लाके। फिजियोलॉजिकल चेंज कैसे आएंगे, आवर बॉडी गेट इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे। कैसे, आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, ऑक्सीजन एफिनिटी को डिक्रीज कर दिया जाएगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी कोप अप करेगी किससे, एल्टीट्यूड सिकनेस से। अब ये हो गया फिजियोलॉजिकल। वापस मैंने बोला बिहेवियर में क्या करोगे, अब बिहेवियर में तुम्हारा माइग्रेशन भी आता है और क्या आता है साथ में, सस्पेंशन भी, पर तो अलग तरीके से भी बताया गया। कैसे कि मैम अगर ये नहीं कर रहे तो जैसे भैया बहुत धूप लग रही तो हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर में वही है ना कि छांव में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स कर रहे, देखो जैसे डेजर्ट लिजर्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिट। तो डेजर्ट लिजर्ड ने क्या बोला, भैया सिंस मैं पॉइक्लोथर्मिक हूं तो मेरे में फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है नहीं, तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पा रही हूँ, माइग्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ, मतलब एस्टिवेशन भी नहीं कर पा रही हूँ अभी पर्टिकुलर इस टेम्परेचर के लिए, भले समर्स में करूँ। तो एक काम करते हैं कि जब ज़्यादा धूप पड़ेगी तो हम क्या शेडी प्लेस के नीचे जाके छुप जाएंगे, सिर्फ ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा तो वापस धूप में आके सनबाथ करने लगेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, बिहेवियर का। तो वापस ये जितना भी एडेप्टेशन का पोर्शन है, या तो असर्शन रीजन या तो एमसीक्यू स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, करेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है उसमें, ठीक है। अब एलन रूल तो हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलता है एलन रूल, जल्दी से बताओ कि वो एनिमल जो ठंड में रह रहे हैं तो उनका आउटर ईयर और लिम्स क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। क्यों, जितना साइज छोटा उतना सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस कम। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, दूसरा टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है पॉपुलेशन। तो हमने पूरा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली, भैया एडेप्टेशन कैसे कर रहा है वो बात करिए। अब आते हैं पॉपुलेशन। तो यही ऑर्गेनिज्म जब हमको एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा नंबर में इंडिविजुअल्स में मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अगर वही पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पे मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स एज वेल एज डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। मतलब सिमिलर रिसोर्सेज बोलना इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर एक पर्टिकुलर जगह रह रहे, ठीक है मैम, एक पर्टिकुलर टाइम में रह रहे, ठीक है मैम, पर एक ही रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं और पोटेंशियली क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं और नए फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अब बोलोगे मैम ये डेफिनेशन तो आने नहीं वाली, डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ पॉपुलेशन वर्ड दे देंगे या यही स्टेटमेंट कहीं यूज कर लेंगे वो, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फैक्टर्स पॉपुलेशन के। पहला क्या होता है, पहला होता है बर्थ रेट, ठीक है। अब एक इंसान पैदा होता है, एक इंसान मरता है, पर पॉपुलेशन क्या क्या होता है, रेट होता है। अब बोलोगे मैम ये कैसे आएगा, ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे तुमने पुराने वाले इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखा था, हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल पे जो बायनोमियल इक्वेशन उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो बताएंगे कि इतनी पॉपुलेशन है, 20 मच्छरों की पॉपुलेशन है, उसमें से 2 मच्छर मर गए, बताओ डेथ रेट क्या हुआ। तो सिमिलरली ये अपन सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो बर्थ रेट क्या हुआ, जितना भी बर्थ हो रहा है, नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सिमिलरली डेथ रेशियो या डेथ कितनी हो रही, जितनी डेथ हुई डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब सेक्स रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता सेक्स रेशियो के ऊपर, पर पता होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो। अब आते हैं एज पिरामिड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये जो वर्ड है ना वो वर्ड पे एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, यहीं पे वो घुमा देंगे, या फिर इसी जो ये टेबल है इसी को एक्सप्लेन कर देंगे और वो बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो कौन से वाले ग्राफ में के लिए या कौन से वाले पिरामिड के लिए फिट होता है। फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो देखो एज पिरामिड, एज पिरामिड मतलब मैम एज का तो डिवाइड किया गया होगा, बिल्कुल सही, एज को डिवाइड किया गया 3 का कैटेगरी में। कौन कौन से, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। वापस प्री रिप्रोडक्टिव कहां से, 18 साल तक, रिप्रोडक्टिव 18 से लेके अराउंड हमारे 55 56 तक या 60 बोल दो, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब सीधा सीधा सेनेसेंस 60 के बाद। तो वापस
अगर कोई ऐसा पॉपुलेशन है, हमें ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफ है, ग्राफ नहीं पिरामिड है, किसके बीच में बन रहा है, तीन ग्रुप्स के बीच में बन रहा है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो एज पिरामिड के ऊपर डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन किस पे आएंगे, ये वाले, या तो ये दे देंगे और वो पूछेंगे बताओ, वापस वही पैटर्न, ये पिक्चर देंगे कि इसको देख के तुम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, या इस पर्टिकुलर पिरामिड को देख के तुम कौन से स्टेटमेंट बोल सकते हो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फिर 4-5 ऑप्शन। ठीक है, तो देखो हमको पढ़ना है, पहला क्या है, एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग, जिसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर कम कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, सबसे कम कौन सा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। किसका होता है ये भी याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया। उसके बाद आता है स्टेबल, जहां पे तुम्हारा जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर ऑलमोस्ट सेम रहता है, सबसे कम कौन सा होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबल मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। उसके बाद डिक्लाइनिंग, अब इसमें लोग मर ज्यादा रहे हैं और पैदा बहुत कम हो रहे हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है। ठीक है, तो ये अपन को, और वापस ये किसका है, ये जापान का है। स्टेबल किसका है, डेवलप कंट्री का है। तो मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन इन दोनों पे आएंगे न्यूमेरिकल वाइज, ये कुछ सेक्स रेशियो नहीं, एज पिरामिड नहीं। अब इसमें ये पिरामिड दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर असर्शन रीजन में भी इनको फंसाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ। आगे देखते हैं, अब सिर्फ इतने ही फैक्टर्स है क्या, नहीं, और भी फैक्टर्स है। कौन कौन से, अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग पॉपुलेशन रह रही है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, जिसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ। अब उसके बाद सिर्फ मैम इसको और कैसे मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी होती है। मतलब क्या मैम, देखो अब जहां पे काउंट करना मुश्किल है, जैसे माइक्रोब्स को काउंट करना मुश्किल है, पहली बात तो हम उसकी पॉपुलेशन बता ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स है जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, लैब में कल्चर होना उनका मुश्किल है, तो हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज हम देख ही नहीं सकते, तो काउंट कैसे करेंगे, ये हुई एक चीज। तो उस केस में जहां पे काउंटिंग मुश्किल होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह पे हम रिलेटिव डेंसिटी से, मतलब रिलेटिवनेस है ना, हम अंदाजा लगाते हैं कि इतने चीज में अगर इतना पॉपुलेशन, इतने इंडिविजुअल काउंटिंग में आ रहे हैं तो पर्टिकुलर बड़े एरिया में कितने आ रहे होंगे। जैसे मैम, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि चलो ठीक है बाकी तो तुमने सब काउंट कर लिया, एक तालाब में कितनी मछलियां हैं मुझे बताओ, पर्टिकुलर एक स्पीशीज की। बोलोगे मैम ये तो इम्पॉसिबल है, हम जाके एक एक करके गिनेंगे थोड़ी ना, और जब तक गिनेंगे, और सिंस वो अनस्टेबल ऐसे थोड़ी ना कि एक ही जगह अपन ने काउंट कर लिया, तो फिर उस टाइम पे क्या करते हैं, पर कैच मेजर करते हैं। मतलब हमने एक टाइम डाला, कैच किया फिशिंग की, और फिशिंग में पर ट्रैप में कितनी उस पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल आ रहे हैं हम काउंट करेंगे, और उससे हम क्या लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि भैया अगर इस जोन से हम कैच करें, इसमें इतने नंबर आ रहे इस इंडिविजुअल के, तो इस पर्टिकुलर एरिया में, इतने एरिया में कितने इंडिविजुअल होंगे। हुआ क्लियर। उसके बाद कभी कभी ना मास रेशियो या बायोमास से भी हम काउंट करते हैं। कैसे मैम, अगर मैंने बोला चलो बताओ मुझे कि तुम्हारा जो एरिया है उसमें कितने बरगद के पेड़ है, तो तुम देखोगे बोला मैम एक ही बरगद का पेड़ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि घास ज्यादा है पॉपुलेशन में क्योंकि नीचे ज्यादा है, और बरगद का पेड़ कम है, एक ही है। नहीं, पर तुम अब उस केस में ये बोलना तो गलत है क्योंकि बरगद का पेड़ डिस्टेंस टू डिस्टेंस ज्यादा नंबर में रहेगा ना, पर तुम एक पर्टिकुलर एरिया रह रहे हो वहां एक ही बरगद का पेड़ है, तो उस केस में तुम क्या काउंट करोगे, बायोमास काउंट करोगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, वापस स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आएंगे और फिर तुम्हें कुछ मिसमैच करना होगा या मैच करना होगा, इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा, ये सब उस कैटेगरी के क्वेश्चन हुए। अगला क्या आता है, नटलिटी। वही नटलिटी बोलो या बर्थ रेट बोलो, तो एक पर रेट में हम क्या कर रहे हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं उसको पॉपुलेशन से। नटलिटी मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, बस उतना ही। ठीक है, रेफर टू द नंबर ऑफ बर्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन द इनिशियल डेंसिटी। सिमिलरली डेथ रेट, तो क्या था, हम नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय क्या कर रहे थे, पॉपुलेशन। पर अगर मैं बोलूं कितने लोग टोटल मर रहे हैं, मतलब डेथ है ना, डेथ काउंट कर रहे हो, या फिर मोर्टालिटी, द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब सेम चीज, अब वहां पे अब देखो कुछ लोग आ भी रहे हैं कहीं से, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। मतलब क्यों, क्योंकि वो ऐड हो रहा है, और कुछ लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या हुआ, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली उसका ऑपोजिट, कुछ लोग यहाँ से भाग गए, तो जब जैसे तुम पढ़ाई, अब तुम्हारा CUET क्लियर हो जाएगा,
हो सकता है अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो तुम्हें अपनी जगह से क्या करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के वहां पढ़ने जाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, एमिग्रेट करोगे। पर यूनिवर्सिटी के लिए तुम क्या कर रहे हो, इमिग्रेट कर रहे हो, अपनी जगह छोड़ के वहां आ रहे हो पढ़ने के लिए। तो सिमिलरली दूसरा क्या हुआ, एमिग्रेशन, वहां से भाग रहे हो। इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, भाग गए ना, द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। सो मैं प्रे करती हूँ तुम सब लोग क्या करो, अच्छी जगह एमिग्रेट कर जाओ, है ना, अपने ग्रेजुएशन के लिए। फिर ग्रेजुएशन हो जाए तो और अच्छी जगह इमिग्रेट कर जाओ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फिर और अच्छी जगह इमिग्रेट कर जाओ अपने जॉब के लिए। हाँ ठीक है, और फिर जब सब कुछ हो जाए तो वापस इमिग्रेट कर जाओ अपने होम टाउन पे। ठीक है, मतलब जब सब कुछ सेटल वेटल हो जाओ, तुम कब आ जाओ, तुम अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आ जाओ, तब आ जाओ। ठीक है, मतलब पूरा मैंने एक तरीके से पूरा चैप्टर ही वाइंड अप कर दिया। अब यही सारी चीजों को हम कैसे बोल सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में बोल सकते हैं। कि अगर मैंने पूछा बताओ तुमको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो t+1, तो क्या हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी इन द पर्टिकुलर टाइम प्लस, अब उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हुई, जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जितने लोग बाहर से मूव करके उस जगह आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, नंबर को इंक्रीज कर रहा है, माइनस जितने दो फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं। कौन डिक्रीज कर रहा है, एक तो डेथ रेट या डेथ या मोर्टेलिटी, जिसको किससे डिनोट किया, डी से, और जितने लोग यहाँ से चले गए, मतलब क्या कर गए, एमिग्रेट। तो ये वापस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यही पॉपुलेशन को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके ग्रोथ मॉडल के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो दो टाइप के मॉडल पढ़ने हैं, वापस इसको स्टार मार्क कर लो। 110% क्वेश्चन है, डायग्राम दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इज करेक्ट या इनकरेक्ट, या उसके कॉम्बिनेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कि बोल देंगे कि ए का ये लेबलिंग है, बी ये लेबलिंग है, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, उस टाइप में। ठीक है, तो वापस दो टाइप के होते हैं, ये तुम पढ़ चुके हो, इसलिए फटाफट पढ़ा रही हूं। क्या है, टाइम से तुम क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी। दो टाइप के कर्व होते हैं, दोनों के कर्व के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला का नाम क्या है, ज्योमेट्रिक पैटर्न या ज्योमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं, जो ए वाला है। उसी को दूसरा नाम क्या रहता है, जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और ये रियलिस्टिक नहीं, एक्चुअल में नहीं होता है। कब होता है ये, जब तुम्हारा सोर्स क्या रहे, रिसोर्स क्या रहे, अनलिमिटेड। पर रिसोर्स अनलिमिटेड चल रहा है, तो देखो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या हुई, अकोमोडेट हो गई। अच्छा ठीक है, पहचान अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रही है। एडजस्ट करके जब उसको पता चला अरे रिसोर्सेस तो है अनलिमिटेड, अपने को रोकने वाला भी कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं मतलब प्रीडेटर भी कोई नहीं है ना, कोई काउंटर चेक करने वाला भी कोई नहीं, तो क्या करते हैं, एकदम एक्सपोनेंशियली फटाफट धमाधम एक उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। बट एक टाइम आया जब सारे रिसोर्सेज एकदम खत्म हो गए, तो क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन या मास डेथ होगी। तो वो पॉपुलेशन का ग्रोथ का वहीं रुक गया। दूसरा कौन सा होता है, जो बी वाला है, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसके साइंटिस्ट के नाम से, फिर बहुत सारे अलग अलग नाम से, पहले हम ये पढ़ लेते फिर उसके ऊपर जंप करते हैं। तो आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैज एबिलिटी टू रिलीज फुल्ली इट्स इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, देन द पॉपुलेशन ग्रो इज एन एक्सपोनेंशियल और इन द पॉपुलेशन ऑफ साइज n। तो ये वापस इसका ये अपन को फॉर्मूला इक्वेशन याद रखनी है, dn/dt इज इक्वल टू rn। r क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो देखो r in this equation is called intrinsic rate of natural increase and hence and it is very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth। तो ये भी अपन को याद रखना है कि nt की वैल्यू कैसे निकालोगे, n0 e to the power rt। तो वापस बोलो कि मैम कैलकुलेशंस आएंगे, कैलकुलेशन नहीं आएंगे, ये इक्वेशन आएगी। वापस वो चार स्टेटमेंट दिए रहेंगे कि क्या ये वाला इक्वेशन इसमें फिट करती है क्या, अगर तुम ये इक्वेशन भूल गए तो सारा कचरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये था एक पहला वाला ग्रोथ फैक्टर। वापस किसका होता है, जनरली बैक्टीरिया का देखा जाता है। तुमने एक पेट्री प्लेट ली, उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी कल्चर करवा दी, वहां उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, और साथ में तुम मीडियम देते जा रहे हो, खाना देते जा रहे हो, तो वो कैसा ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। एक्सपोनेंशियल का दूसरा नाम मैम जे शेप्ड कर्व, एक और नाम मैम ज्योमेट्रिक पैटर्न या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अच्छा क्या है उसका इक्वेशन क्या है, dn/dt इज इक्वल टू rn। आर पे क्वेश्चन आएगा क्या है, इंट्रिंसिक रेट या इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो क्या करता है, मेजर करता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को। ठीक है, दूसरे का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बोलते हैं, वर्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो साइंटिस्ट है उन्हीं का नाम है। उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, एस शेप कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइड भी बोलते हैं, और बहुत बार रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। तो देखो एस शेप बन रहा है, ठीक है, एस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बन रहा है, साइंटिस्ट का नाम वर्हर्स्ट-पर्ल इक्वेशन हो गया। उसके बाद कैसा ग्रोथ कर्व है तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है या फिर
रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर चीज लिमिटेड बनती जा रही है। हो सकता है प्रीडेटर भी हो, तो चलो देखते हैं। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज। अब देखो इन्होंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं कहा, इनफ रिसोर्सेज, इतने हैं कि सपोर्ट कर सके, ठीक है। टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, एक लिमिट तक तुम्हारे रिसोर्सेज दिए गए। हो सकता है रिसोर्सेज भी लिमिट तक रहे, हो सकता है प्रेडेटर उनको चेक करने वाला भी हो, साथ में वो हैबिटेट जितना फुल पोटेंशियल उस चीज को होल्ड कर सकता है। मतलब मैम आप क्या बोल रहे हो, सपोज करो ये रूम जिसमें तुम पढ़ रहे हो, उस रूम में अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ इस रूम में कितने लोग आराम से रह सकते हैं, खचर पचर पैक होके नहीं, कितने लोग आराम से रह सकते हैं। बोलोगे मैम 10 लोग अगर एक एक दो दो कोना, मतलब 4 कोने पकड़ ली और 4 बीच में सेंटर में बैठ गए, तो हमारे रूम में 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो उसको तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी रूम की ये हुई कैरिंग कैपेसिटी। अब तुम्हारा रूम क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। तो सिमिलरली हर नेचर में, हर जगह पे या हर हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म आराम से रह सके या एडजस्ट कर सके, जो मैक्सिमम नंबर है जहां का रिसोर्स यूज कर सके, सर्वाइव कर सके, उसको क्या बोलते हैं, के मतलब कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो जब ये कब तक ग्रो होता रहेगा, यहां देखो, ये यहां अब इस पे क्वेश्चन के पे आएगा, ठीक है। ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की हुई है, ये क्या है, के मतलब क्या, कैरिंग कैपेसिटी। जब तक वो जितने भी ऑर्गेनिज्म में आराम से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है, वो हैबिटेट उतने पॉपुलेशन को होल्ड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं वापस, के या फिर कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम number of the individual of the particular species which a habitat can hold। तो अब देखो ग्रो क्या होगा, पहले तो ये, अभी इसके फेजेस भी इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा। तो पहले जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में जो सबसे पहले लैग फेज आता है, लैग फेज मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म आया, उसने एडजस्ट किया, उसने बोला अच्छा खाना भी है पर लिमिटेड है, ठीक है, पर है। उसके बाद ये सुविधाएं भी है, ये मतलब कुछ लैग फेज हम ऐसे बोल सकते हैं, हम होटल के रूम में गए और हम सबसे पहले कूदने लगते हैं, देखने लगते हैं, अच्छा ये भी दिया है, अच्छा ये भी दिया है, अच्छा वो भी दिया है। तो ये उस ऑर्गेनिज्म का जैसे ही पैदा हो गया, तो वो जो फेज है उसको क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। अब वो मस्त एकदम एडजस्ट हो गया, अब वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोनेंशियली, पर वापस एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो उसको क्या बोलोगे तुम, लॉग फेज बोलोगे, ठीक है। उसके बाद उसको लगने लगेगा बॉस रिसोर्सेज अब हो रहे कम, हमारा नंबर हो गया है ज्यादा, तो अब हमको ऐसे एकदम रैंडमली कितना भी फुल पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस नहीं करना है, सोच समझ के रिप्रोड्यूस करना है कि जितने लोग इस हैबिटेट से एग्जिट हो रहे हैं बाय डेथ रेट या इमिग्रेशन, बस उतने ही ऐड होने चाहिए। तो अब देखो क्या आने लगा, ये वाला जो फेज है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल फेज या फिर इक्विलिब्रियम वाला फेज। क्यों, अब यहां से रीजनिंग क्वेश्चन बन रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है कहां पहुंच चुकी है, उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक या के तक, कैरिंग कैपेसिटी तक, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे तुम्हारा एक और फेज तुमको याद करना है, जो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, उसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। क्यों भैया, कितना भी ट्राई कर रहे हैं मेंटेन करने का, बट रिसोर्सेज अब तो हो गए समाप्त। जब समाप्त हो जाते, जो हालत यहाँ होती है वो हालत यहाँ होगी, क्या होगा, मास डेथ होगी, है ना, रिसोर्सेज खत्म। अब क्या क्या करोगे जिंदा रह के, जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो इसको वापस हम, जो तुम्हारा एस शेप कर्व्ड है या सिग्मॉइड कर्व्ड है, ये वाला जो अगला वाला बता रही हूँ, ये वाला है ना, ये एस शेप का सिग्मॉइड या रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल को कितने में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में। कौन कौन से, लैग, लॉग, स्टेबल या इक्विलिब्रियम, और आखिरी वाला डिक्लाइन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन भी याद करनी है, तो देखो जरा, ओके तो सबसे पहले पढ़ लेते क्या बोल रहा है वापस। गिवन हैबिटेट क्या है, इतने ही रिसोर्सेज है, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नहीं, इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर मतलब क्या, के, कैरिंग कैपेसिटी। देखो, बियॉन्ड विच देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इट इज कॉल्ड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, के फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। वही चीज, तुम्हारे रूम में कितने लोग आराम से आ सकते हैं, तो वो क्या हुई, तुम्हारी रूम की कैरिंग कैपेसिटी। अब अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट with limited resources shown initial a lag phase, जहां पे वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, followed by a phase of acceleration, जिसको क्या बोलते हैं, log phase, and finally a asymptote where population density reaches the carrying capacity, but उसके बाद आएगा क्या, एक और phase, इसका नाम क्या है, decline phase, जहां पे वापस resources क्या हो गए, खत्म। तो लिखोगे resources हो गए भैया समाप्त, क्रॉस मतलब अब no resources, तो क्या होगा वापस, mass death होने लगेगी
और जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। वापस इसकी इक्वेशन याद रखनी है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, r वही है इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, जो बायोटिक सारी चीजें बताता है, k कैरिंग कैपेसिटी माइनस n डिवाइडेड बाय अगेन कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे तुम्हारे दो पॉपुलेशन ग्रोथ का खत्म होते हैं। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम क्या है, इंटरैक्शन या फिर रिलेशनशिप। अब वापस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नेचर में 6 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, अपन को 6 पढ़ने हैं। सबसे पहले अब देखो इस ग्राफ से मैं आधे रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। पहला रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, मतलब तुम थोड़ा दो हम थोड़ा ले, मतलब मैम क्या मतलब दोनों को फायदा होगा, तो तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, अगर मेरा भी नुकसान तो तेरा भी नुकसान। जैसे इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस और प्लस। अब वापस इस प्लस माइनस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि म्यूचुअलिज्म को सिंबॉलिकली तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस प्लस। माइनस माइनस कब, जब वो लिखा रहेगा कि म्यूचुअलिज्म में से कोई दोनों क्या थे, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थे, मतलब दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, और एक स्पीशीज को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तो दूसरा भी किस में जाएगा, नुकसान में जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है म्यूचुअलिज्म का। उसके बाद कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, एक को फायदा एक को नुकसान, तो यहाँ पे एक को प्लस, अच्छा नहीं वैसे कॉम्पिटिशन में देखा जाए तो दोनों को नुकसान है। क्यों मैम, क्योंकि देखो रिसोर्सेज क्या है, वही लिमिटेड, तो कभी एक जन सफर करेगा कभी एक स्पीशीज सफर करेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, दोनों जगह माइनस माइनस आएगा। हुआ क्या क्लियर। अब वापस कंपटीशन किसका हो सकता है मैम, खाने का ही हो सकता है, नहीं जगह का भी हो सकता है, तो हैबिटेट का भी हो सकता है, रिसोर्सेज का भी हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, तो किसी भी चीज के लिए। अब तुम बताओ, तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई तुम लोग भी तो कंपटीशन में हो, किस चीज की कंपटीशन है, वो एक सीट अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, तो तुम्हारे लिए वो एक सीट के लिए, अब ये खाना तो है नहीं है ना ही क्या बोलते हैं हैबिटेट है, ये किस चीज की लड़ाई है, तुम्हारे करियर की लड़ाई है। तो इसके लिए क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि देखो अब कितने सारे लोग सिर्फ उस एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो है। अब इसमें होना ये वाला है कि तुम लोग को फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम क्रैक हो जाएगी, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसको नुकसान होगा, तो वो माइनस में जाएगा। पर हो सकता है कि कभी कोई ना कोई पॉजिटिव में रहे कोई नेगेटिव में रहे, तो है तो नुकसान, अब फाइट तो दोनों ही कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अब बताओ कंपटीशन में कौन है, जो ज्यादा फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, जो अनफिट है वो रह जाएगा। चलो आते हैं प्रेडेटरिज्म। अब प्रेडेटरिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि जिसने खाया किसी को, और जो बेचारा खा लिया गया, जो चला गया ऊपर, वो तो गायब हो गया ना। माइनस क्या, वहां पे तो लॉस लिख देना चाहिए, लॉस्ट, गायब हो गया है ना, नुकसान में भी नहीं है, लॉस में नहीं है, लॉस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पैरासिटिज्म। तो वापस पैरासाइट मतलब क्या मैम, जैसे हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है फूड और शेल्टर के लिए, तो उसको पैरासाइट बोलते हो है ना। तो जो पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, होस्ट पे, तो होस्ट का तुम जगह भी ले रहे हो, शेल्टर भी ले रहे हो उससे, और उसका न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, तो उसको नुकसान है। इसलिए पैरासाइट में जो पैरासाइट होता है उसको फायदे में रहता है, और होस्ट हमेशा किस में रहता है, नुकसान में रहता है, तो होस्ट यहाँ पे नुकसान में। उसके बाद कमेंसलिज्म। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फायदे में है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जीरो मतलब क्या, अनअफेक्टेड। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैम इस रिलेशनशिप में हम ये बोल रहे हैं कि अगर देखो इनमें से इन दोनों स्पीशीज को अलग अलग कर दो तो अनअफेक्टेड वाले को एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस फायदे वाले को नुकसान होने लगेगा, और जिसको नुकसान हो रहा है एमेंसलिज्म में उसको फायदा होने लगेगा, अगर इन दो स्पीशीज को अलग अलग कर दिया तो। बिल्कुल सही। सिमिलरली पैरासिटिज्म में अगर इन दोनों स्पीशीज को अलग अलग कर दिया तो जिसको नुकसान हो रहा था बेसिकली जो होस्ट था, अब उसको फायदा होने लगेगा, और सिंस ये इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है तो इसको नुकसान होने लगेगा। करेक्ट। अब प्रेडेटरिज्म में भी अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो इसको नुकसान होने लगेगा, क्योंकि उसका खाना ही था वो, और इसको फायदा होने लगेगा। बट प्रेडेटरिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्या करता है, प्रे का नंबर को कंट्रोल करता है, चेक करता है, नहीं तो अनलिमिटेड नंबर बढ़ जाएगा, होगा ये कि रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर शेर को मान ले लो, तुम्हारा प्रेडेटर है, वो किसका कंट्रोल कर रहा है, डियर को खा के। अब मैंने बोला मैंने इकोसिस्टम में से मेरे नहीं मतलब शेर को ही हटा दिया, तो डियर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, अनलिमिटेड खाते चले जाएंगे, घास खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, पेड़ भी खा लेंगे, उनका बस चले तो, है ना। अब होगा ये कि पूरा का पूरा प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाएगा। जैसे रिसोर्सेज हो गए खत्म, देखो वापस कैसा कर्व बन रहा है, तो याद रखो इन रिलेशनशिप को लेकर कर्व को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे ही प्रेडेटर को हटा दिया, प्रे का बन गया अनलिमिटेड रिसोर्स वाला कर्व, मतलब जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व। एक टाइम आएगा जो पूरा जो घास है ना, जो रिसोर्स है वो हो जाएगा खत्म, और फिर क्या होने लगेगा, मास डेथ हो गया, तुम्हारा इकोसिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, तो इसीलिए
हंटिंग और पोर्चिंग नहीं करनी चाहिए शेर की। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चेक कंट्रोलर है हमारे कौन किन का, डियर का, हर्बीवोर का। ठीक है, आखिरी वाला है एमेंसिलिज्म। तो एमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, एक को नुकसान आ रहा है, एक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं कि हर इसमें क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन जनरल डिस्कशन था, ये सिंबल्स याद रखने, सिंबल्स पे क्वेश्चंस आएंगे, इतना फिक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला वाला। तो देखो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला क्या है, प्रेडेशन। तो याद रखना है कि प्रेडेशन होता क्यों है, क्योंकि उससे क्या कंट्रोल रहता है, प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। दूसरा, प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। मतलब एक तो प्रे का नंबर कंट्रोल में रखा, साथ में जो प्रे में जो कंपटीशन हो रहा था उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, वापस इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलोगे मैम ये किस टाइप में आएंगे, ये वापस स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आएंगे या फिर असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो वापस इसका क्लासिक एग्जांपल। अब तुम तो वही एक ही एग्जांपल आता है मैम, शेर और हिरण। अरे और भी एग्जांपल है, हम भी तो प्रेडेटर हुए एक तरीके से। कैसे, हम भूख लगी थी, नॉनवेज खा लिया, तो हमने क्या कर दिया, उस बेचारी मुर्गी को खत्म कर दिया, तो हम हो गए प्रेडेटर, वो मुर्गी हो गई प्रे। ठीक है, अब बोलोगे और एग्जांपल दो मैम। क्यों, अगर तुम सब्जियां खा रहे हो तो एक तरीके की सब्जी को तुमने या उस पेड़ को ही तुमने चॉप डाउन कर डाला, तो वापस क्या हो गया, तुम प्रेडेटर हो गए, वो प्रे बन गए। तो नेचर में तो वो है ही हिरण, और सिर्फ हिरण ही आता है ना, हिरण और शेर ही आता है, याद आता होगा एग्जाम्पल, और तो कुछ है ही नहीं। अरे चूहा बिल्ली तो प्रेडेटर हो गए, बिल्ली ने चूहे को मार के खा लिया, क्या हुआ, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। आई बात समझ में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर पूरा डिपेंड है और वही उसका फूड का मैकेनिज्म। देखो ये इतना तो कर रहा है, साथ में और भी क्या मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन कर रहा है, एनर्जी साइकिल मेंटेन कर रहा है। मतलब मैम इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो भी मेंटेन हो रही है, करेक्ट, और साथ में न्यूट्रिएंट साइकिल भी मेंटेन हो रहा है, सिर्फ इस रिलेशनशिप के कारण। अगर कोई किसी को खाता ही नहीं, अब देखा जाए तो हिरण भी तो प्रेडेटर हुआ घास का, हुआ कि नहीं। अब उसने पूरी घास खाई ली तो घास तो मर गई ना, रही नहीं कुछ, तो क्या बोलोगे उसको, उसको भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बोलोगे। ठीक है, तो वापस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात एक तो नंबर चेक में रख रहा है किसका, प्रे का। दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी लेके आ रहा है क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा था उसके लेवल को रिड्यूस कर रहा है। तीसरा एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइकिल को भी मेंटेन करने का काम कर रहा है। कौन सा, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। हुआ क्लियर, आगे मूव करें। उसके बाद अब देखो प्रे से बचने के लिए प्रेडेटर बहुत इजीली हंट हो जा रहा था, सॉरी प्रे बहुत इजीली हंट हो जा रहा था। तो प्रे ने बोला भैया कुछ तो करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो वापस ये अपने मन से नहीं आया, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी मत लगा देना लेमार्क की कि बचना था इसलिए उसने ऐसा किया, नहीं। नेचुरली पॉपुलेशन थी, उसमें से कोई स्लो म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हो गया। अब उस वक्त जिसमें म्यूटेशन हुआ बाय चांस उसका जो पीछे के बैकग्राउंड से वो मैच करने लगा तो उसका हंट कम हो गया, या फिर उसने कुछ ऐसा म्यूटेशन करके कुछ पॉइजनस चीजें अपने अंदर अकोमुलेट करनी शुरू कर ली तो उसका हंट कम हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि फाइनली जो बाकी वाले थे उनका हंट ज्यादा हो गया, या तो वो हट गए या तो उनका नंबर रिड्यूस हो गया, और जिन्होंने ये टेक्निक ऑब्टेन कर ली थी बचने के लिए उनका पॉपुलेशन आज तुमको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो। याद रखना प्रे अगर इवॉल्व हुआ है तो प्रीडेटर भी इवॉल्व होगा, उसको को इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि बबूल जो प्लांट है उसने खुद को बचाने के लिए, जनरली तुम बबूल नहीं कोई भी ऐसा प्लांट देख लो जो डेजर्ट में उग रहा है, कोई भी ऑटोट्रॉफ को देख लो जो डेजर्ट में उग रहा है, एक तो मैम इतनी मेहनत से उग रहा है, इतने मुश्किल से फोटोसिंथेसिस की, पानी बचाया, संक इंस्ट्रूमेंटा लेके आया, कैम्प फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद पत्तियां हटा दी, स्पाइन लेके आया। अब स्पाइन क्यों लेके आया, एक तो पत्तियां हट गई, दूसरा कोई आके उसको खा ना जाए, एक तो पानी है नहीं उसके ऊपर सारी प्रोसेस कर रहा है। तो अब होगा क्या, सिंस उसमें स्पाइन लगे हुए हैं तो कोई भी जो ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है कंज्यूमर हुआ तो वो बोलेगा भैया इसको खा नहीं सकते क्योंकि खाएंगे तो खुद का ही मुंह जल जाएगा या कट जाएगा। पर साथ साथ में क्या हो गया, साथ में प्रेडेटर भी को इवॉल्व हो गया। जैसे बबूल के पेड़ में बहुत स्पाइन्स रहते हैं, ठीक है, अब उसको बाकी कोई खा नहीं सकता, पर कैमल बोला कोई बात नहीं, हम म्यूटेशन के साथ इवोल्यूशन के साथ हो चुके हैं को इवॉल्व, तो हमारे लिप्स एंड टंग क्या है बहुत थिक बन गई है, तो मैं तो चबा चबा के बबूल की पत्तियों को खा जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं साथ में क्या हो चुका हूं, को इवॉल्व। अब वापस ऐसा मत बोलना लेमार्क की थ्योरी लगा के कि सिंस उसको खाना था, उसकी इच्छा थी खाने की, उसको अपने होठ और जीभ बहुत यूज करनी थी, इसलिए उसमें वो मॉडिफिकेशन आए, एडेप्टेशन आए, फिर वही फैक्टर आगे मूव करे, सब बकवास। हुआ क्या, अब हो सकता है जैसे 10 कैमल हो, खाना खत्म हो गया, फाइनली उन सारे 10 को बबूल
खाने का ही ऑप्शन बचा रहे, ठीक है। अब उसमें से एक में था म्यूटेशन, म्यूटेशन था मतलब नेचुरली उसके होठ और जो लिप्स थी वो थिक थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर थी। अब क्या हुआ, बाकी खाने गए, पर खाने जैसे ही खाया उन्होंने वो मर गए या फिर स्टारवेशन के कारण मर गए। अब बचा कौन रहा, सिविए, जिसके अंदर आया था म्यूटेशन। अब यही जीन आगे मूव फॉरवर्ड होने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। वही जीन एक डायरेक्शन में मूव होते जा रहा है, फिर यही जीन आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ आया समझ में? तो देखो मैम आप ये बोल रहे हैं तो एवोल्यूशन और यहाँ का एक पोर्शन लेके भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो कंसेप्ट अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आते तो प्रे वापस क्या हुआ, देखो मैंने बताया कि प्रे ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, वापस चाह के चेंजेस नहीं लाए, म्यूटेशन के थ्रू आए, एवोल्यूशन के थ्रू आए। सिमिलरली प्रेडेटर में ने भी क्या कर लिया, को इवॉल्व कर लिया। तो पहले पढ़ते कि प्रे ने क्या चेंजेस लाए, कौन से डिफेंसिव मैकेनिज्म लेके आए। तो पहला मैकेनिज्म क्या है, कैमोफ्लेज। मैकेनिज्म तो बहुत सीयूईटी के लिए इतने मैकेनिज्म काफी है, नहीं तो तुम और मैकेनिज्म पढ़ोगे जिसमें मिमिक्री भी आता है, ठीक है, तो वो तुम नीट के लिए पढ़ोगे। चलो आते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड से खा जाओ मैच, जैसे लीफ इंसेक्ट तुमने देखा होगा, समझ में नहीं आएगा कि वो पत्ती है कि कीड़ा है। सिमिलरली स्टिक इंसेक्ट होगा, तुम्हें लगेगा लकड़ी है, नहीं भैया वो ये है, क्या बोलते हैं अपना इंसेक्ट है। उसके बाद ऑक्टोपस को ले लो, अब बोलोगे मैम ऑक्टोपस एक्सीलेंट कैमोफ्लेज करता है, जैसे उसको लग रहा है उसको कोई खाने आ रहा है तो कोरल रीफ के पास जाके बैठ जाएगा और जो कलर रहेगा कोरल रीफ का वही अपने अंदर लेके आ जाएगा। सिमिलरली कैमलियन, गिरगिट, ये भी क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है ना। बहुत सारे एनिमल जो क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। इनफैक्ट नेचर में जैसे तुम टाइगर देख रहे हो, टाइगर देखो तो उसके अंदर स्ट्रिप्स बनी हुई है ना, तो उसका वो कहाँ मिल रहा है, ज्यादा ग्रासलैंड्स में मिल रहा है, तो ताकि वो उसी तरीके से बनाया गया है कि वो घास में क्या हो जाए, छुप जाए। क्यों, वापस हमको पता है प्रे का नंबर हमेशा कम होता है और प्रेडेटर का नंबर हमेशा कम होता है, प्रे का नंबर ज्यादा होता है। तो मैम ऐसे छुप जाएगा तो फिर तो प्रे की हंटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं, हमेशा नेचर ने उसी तरीके से बैलेंस करके रखा है कि उतना ही नंबर है कि जितना क्या कर सके, प्रे का नंबर कंट्रोल कर सके, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रे का नंबर कम होगा प्रेडेटर का नंबर ज्यादा होगा। अब बोलोगे मैम हो तो रहा है इंसान के केस में, अभी इंसान अलग बात है, अपन खुद को अलग कैटेगरी में रखते हैं ना, पर ये इसीलिए तो ओवर पॉपुलेशन जो फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि हमारा जो मेन रिसोर्स है, अब हमारा रिसोर्स क्या है मैम, जगह रहने के लिए, चलो जगह की तो प्रॉब्लम छोड़ दो, मल्टी स्टोरी बनी रही है उसका सॉल्यूशन है ना, वर्टिकल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, फूड, खाना। अच्छा अब बोलोगे मैम तो खेत है ना, तो खेत कैसे बने, फॉरेस्ट को काट के बने, तो फॉरेस्ट कट रहा है मतलब देखो वापस कितनी इंपॉर्टेंट चीज जो ऑक्सीजन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके बाद वाटर साइकिल, इन सब चीजों को मेंटेन करना है, वही मेन सोर्स हम हटा रहे हैं। तो अगर वो चीज हट जाएगी तो बट ऑब्वियस जो रहने लायक एटमॉस्फेयर बचेगा वो क्या सांस लेने लायक बचेगा, नहीं, पॉल्यूशन, एकदम एक्सट्रीम पॉल्यूशन रहेगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं मैम, मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल से हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम एट द एंड हमको ही आएगी क्योंकि हम नेचर के रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब पहला कौन सा आया, कैमोफ्लेज। दूसरा कौन सा है, केमिकल मीन। केमिकल मीन मतलब अपनी बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल जमा कर लो जिससे हो क्या सके, जैसे ही प्रेडेटर ने खाया तो उसको कुछ हो गया, मर गया, या फिर एक्सट्रीम सिकनेस आ गई तो बाकी प्रेडेटर को पता चल गया बॉस सबको खाना है इसको छोड़ के, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल मीन की तरह। देखो अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट ऑन अ कमर्शियल स्केल, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनिन हो गया, स्ट्रिचिन हो गया, ओपियम हो गया, ये सारे एक्चुअल में क्या है, ये प्लांट ने बाय चॉइस नहीं प्रोड्यूस किए, म्यूटेशन के थ्रू तो हुआ है, पर ये किसका पार्ट है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरफ। प्रोड्यूस देम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, कौन सा, तुम्हारा ग्लाइकोसाइडेस है ना, जो तुम्हारा धतूरा है उसमें कैसा पॉइजन अक्युमुलेट रहता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस, ये याद रखना है, इसी से रिलेटेड ग्लाइकोसाइडेस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए कोई भी देखो सब खा जाएंगे हर चीज, पर धतूरे वाले प्लांट से जितने भी जानवर है, गाय भैंस बकरी से दूर से निकल जाएगी, नहीं खाना है भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस बकरी क्या हो गई, प्रेडेटर, और वो धतूरा क्या हो गया, प्रे हो गया, है ना। खा लिया तो होगा क्या, ये सिक बनने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा, और फिर हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाएगी। सिमिलरली देखो तीसरा क्या हुआ, मैकेनिकल फिजिकल मीन हुआ। अब मैकेनिकल फिजिकल बता दिया, जैसे स्पाइन हो गया, थॉर्न हो गया, ये सब किस में आते हैं, मैकेनिकल एंड फिजिकल मीन। तो ये था तुम्हारा प्रेडेशन के बारे में। अब आते हैं कॉम्पिटिशन। तो देखो इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन ऑकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete for the same source that are limiting, but this is not entirely true.
टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। अब देखो, अब कॉम्पिटिशन मतलब मैम अभी तक हम समझते थे कि एक ही स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन है, जैसे दो हिरणों के बीच में कॉम्पिटिशन है ज्यादा घास कौन खाएगा, या फिर दो शेर के बीच में कॉम्पिटिशन है कि हंटिंग कौन करेगा। नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही स्पीशीज के बीच में हो। हाँ, क्या कॉमन होना चाहिए, रिसोर्सेज कॉमन होना चाहिए, हैबिटेट कॉमन होना चाहिए। तो फिर भैया दो स्पीशीज के बीच में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। जैसे क्लासिक एग्जांपल दिया हुआ है गैलापागोस आइलैंड में, क्या था, एक टॉर्टोइस था। अब उसका पहले वो वहीं रहता था, वो अकेला रहता था, तो उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था। वैसे ही बेचारों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, धीरे धीरे चलते हैं, है ना, मुश्किल से सुबह से शाम तक गए तो एक जगह से दूसरी जगह ही मूव किए, फिर घास खाएंगे। अब वहां पे कौन आ गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया। देखो मैं ऐसे ही टर्म्स यूज कर रही हूँ जिस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में 2-3 चैप्टर के टॉपिक को कंबाइन करके एक क्वेश्चन देंगे, तो अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो गया, कौन थी, बकरी थी। अब देखो बकरी और किसमें कंपटीशन शुरू हो गया, घास के लिए या हर्ब्स के लिए, तुम्हारे टॉर्टोइस और बकरी के बीच में कंपटीशन, मतलब दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, सेम रिसोर्स या फिर जगह, हैबिटेट। जैसे बड़े मैमल्स हो गए, जैसे देख लो शेर, अब शेर को भी बड़ा एरिया चाहिए। अब एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे तुम देख लो कान्हा नेशनल पार्क, वहां शेर भी मिलेगा तुमको, तेंदुआ भी मिलेगा। अब तेंदुआ को भी एरिया ज्यादा चाहिए और शेर को भी एरिया ज्यादा चाहिए। तो याद करो क्या बोला था कि जब कंपटीशन कर रहे हैं, अब वहां पे लड़ाई किसकी है, खाना तो है भरपूर, पर प्रॉब्लम किसकी, जगह की, है ना, कि एरिया ज्यादा चाहिए। तो क्या किया, दोनों जो कॉम्पिटिटर है वो क्या हो गए, को इवॉल्व हो गए। तेंदुआ ने बोला कोई बात नहीं, मैं पेड़ वाले एरिया में रहूंगा, जगह ज्यादा घनी वाली जगह रहूंगा, और शेर ने बोला कोई बात नहीं, मैं ग्रासलैंड चूज कर लेता हूं। आई बात समझ में, पर ये वापस एक रात या एक दिन की बात नहीं रही, ये बहुत टाइम लेता है ये सारी प्रोसेस होने के लिए। अब तो कंपटीशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच द फिटेस्ट ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। मतलब ये तो इफेक्ट होती है। देखो हमने कंपटीशन में माइनस माइनस सिंबल बनाया था, क्यों, क्योंकि दोनों को नुकसान होगा। जो फिटेस्ट रहेगी वो खुद की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाएगी, दूसरी की पॉपुलेशन उसके कंपेयर में कम रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो सफर कर ही रही है। सीधा सा एग्जाम्पल, जैसे अब तुमको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दूसरा स्टूडेंट को नुकसान होगा, उसको कोई दूसरा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, दूसरी यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो है रिसोर्सेज सेम, उसके लिए फाइट कर रहे हो। अब बोलोगे मैम ये तो एक ही स्पीशीज के बीच में हुआ ना। हाँ चलो अब देख लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंसान। अब सपोज करो हमने पूरा जंगल मतलब वाटर है पूरा पॉल्यूट करके रखा है, अब वो प्योर वाटर के लिए हम भी फाइट कर रहे हैं और एनिमल्स भी फाइट कर रहे हैं। अब बताओ इनमें से फिटेस्ट कौन है, हम ही हम, मतलब हम ज़्यादा क्रूअल है ना, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ही है। तो हमने क्या बोला कि जान दो, जानवर को ही हटा देते हैं, कॉम्पिटिशन खत्म। तो या अगर जानवर हट भी नहीं रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट से हम सेव भी कर रहे हैं, पर भी सफ़र कौन कर रहा है, जिसका आर की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो उस केस में बट ऑफ इस बायोडाइवर्सिटी ही सफ़र करेगी। इसीलिए तो इतने सारे अलग अलग क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल्स चला रहे, मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती है कि भैया हर जन को जीने का अधिकार है। एथिकल इश्यूज याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, अब इसी के ऊपर क्या आता है, गॉस कॉम्पिटिटिव लॉ, यही कि दो अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसमें से जो वीक है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये गॉस जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बोला, पर हमको पता है हट नहीं जाता बाबा, को इवॉल्व करता है। देखो जरा, तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकते इनडेफिनेटली, एंड कॉम्पिटिटिवली इनफीरियर, जो कमजोर रहेगा, कम रहेगा, विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। पर हमको पता है ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, को इवॉल्व होते हैं। क्या होगा, रिसोर्स पार्टनरशिप होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, शेर और तेंदुआ दोनों को खाना हिरण है, पर टाइम के साथ, मतलब जब एक साथ वो आए होंगे तो भैया फाइट हुई होगी दोनों के लिए, पर अब क्या हुआ, रिसोर्स का पार्टनिंग हो गया। मतलब अब शेर ने बोला मैं ग्रासलैंड्स में हंट करूंगा, तेंदुआ ने बोला मैं पेड़ पे चढ़ के रहूंगा, जहां डेंस जगह है वहीं पे रहूंगा। तो हो गया रिसोर्स पार्टनिंग, है तो हिरण का ही हंट हो रहा है या एनिमल्स का, या अपना प्रे ही चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैकआर्थर शो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स। अब देखो ये चीज रिसोर्स पार्टनिंग प्रूफ किसने की थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किसने की थी, मैकआर्थर ने की थी। उन्होंने क्या देखा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, किसकी, वैबलर्स की। वैबलर्स तो तुमको दिखेगी, अपने घर पे भी दिखेगी, जैसे ब्राउन कलर की बर्ड नहीं होती जिसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, बहुत चा 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 करते रहते हैं, एकदम लड़ते रहते हैं, पूरे टाइम लड़ते रहते हैं। ठीक है, और एकदम झुंड में आएंगे, 7-8 के झुंड में आएंगे। तो मार्क आर्थर ने देखा कि यही जो वैबलर्स है, इनके 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को स्टडी किया, लिविंग ऑन द सेम ट्री वेयर वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। मतलब देखो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, साथ में
रह रही हैं पर कंपटीशन अवॉइड कर रही है। कैसे? को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी, मतलब अब उन्होंने बिहेवियर में चेंज लेके आ गए। एक फैबुलस का झुंड उन्होंने बोला नहीं हम क्या खाएंगे, पत्तियों के बीज खाएंगे, हम छोटे बीज खाएंगे, एक ने बोला हम बड़े बीज खाएंगे, एक ने बोला हम फूल का जूस पिएंगे, फ्रूगीवोरस बन जाएंगे, एक ने बोला जो इंसान जो भी कुछ डालेगा वो खा लेंगे। आई बात समझ में? तो देखो है तो सारी की सारी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है पर उन्होंने क्या किया, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आ गए। तो इनका लॉ फॉलो हो रहा है क्या? नहीं। वापस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? असर्शन रीजन में आ सकता है, या फिर वापस चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट रहेंगे, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ, नन, ऐसा वाले में भी ये वाला पोर्शन फंस सकता है। ठीक है, फिर या तो फिर सीधे पूछ ले कि रिसोर्स पार्टनिंग इज वाज प्रूवन बाय हुम, तो पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पार्टीशनिंग। चलो आगे मूव करें। अगला आता है तुम्हारा पैरासिटिज्म। वापस क्या था? सिंबल सबके याद रखने हैं। पैरासिटिज्म में था, एक पॉजिटिव में था, एक नेगेटिव में था। पॉजिटिव में कौन था? जो पैरासाइट था। नेगेटिव में कौन था? जो होस्ट था। क्यों भैया? शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों छिन रहा है। देखो जरा, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, रिड्यूस इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये याद करना है। बट ऑब्वियस यहाँ पैरासाइट को ही फायदा है, होस्ट को तो नुकसान है। उसके बाद अब नुकसान है तो सर्वाइवल भी उसका रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे एक टर्म है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड मतलब बेसिकली इंक्यूबेशन, एक चिड़िया को नहीं करना है। उसने बोला मैं अंडे तो दूंगी पर उसके ऊपर बैठूंगी नहीं, किसी और से करवाऊंगी। ये कब पॉसिबल है? जब नेचर में धीरे धीरे म्यूटेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से ये पता चला कि कोयल के अंडे और कौवे के अंडे का लुक, आउटर लुक मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर है। तो कोयल ने बोला इतना कष्ट क्यों उठाया जाए, किसी और के घोंसले में जाके अंडे दे दो, वही इंक्यूबेट करेगा खुद के अंडे समझ के। तो इसी को किसके अंडर पढ़ना है? ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर। इन बर्ड्स इफ अ fascinating example of parasitism in which a parasite bird, जैसे कुकू हो गई, lay its egg in the nest of its host, जैसे कौवा होगा, crow, and let the host incubate it। मतलब तुम भी हम सिर्फ अंडे हम देने का काम करेंगे, पैदा भी तुम करो, पाल भी तुम लो, पोस भी तुम लो। ठीक है, पर जब धीरे धीरे वो निकलेंगे, ग्रो होने शुरू होंगे, तब बेचारी फीमेल क्रो को पता चलेगा अरे ये तो किसी और के अंडे में इतने देर से सेक रही थी। आई बात समझो? इंक्यूबेट कर रही थी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर आता है। अगला commensalism. The term was coined in 1876 by Belgian paleontologist and zoologist Pierre Joseph van Benden। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है along with the term mutualism। एक साथ दोनों टर्म किए गए थे, तो याद रखो म्यूचुअलिज्म भी इन्होंने बेंडन नहीं दिया था और कमेंसलिज्म भी बेंडन नहीं दिया था। चलो जल्दी बताओ, कमेंसलिज्म के सिंबल क्या है? प्लस और जीरो। ठीक है, बेंडन इनिशियली अप्लाइड द वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्टिविटी और कार्कैस ईटिंग एनिमल दैट फॉलोज। कार्कैस मतलब मरा हुआ है ना, जो मुर्दा रहते हैं उनको खाने वाले एनिमल से उन्होंने ये रिलेशनशिप देखा था। दैट फॉलो प्रेडेटर टू ईट देयर वेस्ट फूड। द वर्ड कमेंसलिज्म कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कमेंसलिस व्हिच मीन शेयरिंग अ टेबल। कमेंसलिज्म इज मोस्ट ऑफन डिस्कस्ड इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एंड बायोलॉजी, ऑल्दो द टर्म एक्सटेंड टू अदर साइंस ऑल्सो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इतना सारा सब बता दिया मैम, इसका मतलब क्या है समझो। ये ऐसा एसोसिएशन है जिसमें सिंबल क्या है? प्लस हुआ और जीरो हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। शेयर क्या हो रहा है? पर एक में जीरो मतलब मैम एक स्पीशीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही, एक स्पीशीज को फर्क नहीं पड़ रहा। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे तुम्हारा हुआ ग्रेजिंग एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है, जिसमें आ गया तुम्हारे गाय, भैंस, बकरी, अब चल रही है, वो चलती जा रही चल के, अब उनके पैर से वो घास पे चल रही है, तो घास में थे छोटे छोटे कीड़े, वो उड़ के जा रहे हैं क्योंकि उस पैर के नीचे कुचला कौन जाए, तो भाग लिया। अब इससे उसको कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं, उसको ना कीड़ों से फर्क पड़ रहा है ना वो उड़ रहा है उससे फर्क पड़ा है। अगर कीड़े मर भी गए तो भी कोई गाय, भैंस, बकरी को फर्क नहीं पड़ रहा। बट इसका फायदा कौन उठा रहा है? शेयर द टेबल। कौन कर रहा है? बेंडन ने इसी को ऑब्जर्व करके बोला। कौन कर रहा है? ईग्रेट, है ना, जो कैटल ईग्रेट रहती है। तो देखो ईग्रेट ने देखा कि अरे यार ये तो फ्री में खाना मिल रहा है, मेरे को सिर्फ क्या करना है, गाय भैंस की पीठ पे बैठना है या साइड में बस चलते जाना है उसके साथ। अब गाय क्या कर रही है? चलते जा रही है, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो अपने घास पे फोकस कर रही है। फायदा किसको हो रहा है? जो कीड़े उड़ के जा रहे हैं, देखो लिखा है ना प्लस और जीरो, तो जीरो में कौन है? कैटल्स है, प्लस में कौन है? कैटल ईग्रेट है, क्योंकि एकदम रेडीमेड खाना, कष्ट फ्री खाना है ना, सर्च नहीं करना पड़ रहा है, वो खाना आ रहा है बस उसको पकड़ के खाना है। तो
मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लस और माइनस, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसमें बेसिकली शेयर द टेबल इन द सेंस ऑफ इग्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मतलब जिसको फायदा हो रहा है, उसको किसके अंडर आते हैं, कमेंसलिज्म के अंडर आते हैं। किसने दिया था, बेंडन ने दिया था। अगला एमेंसलिज्म, वापस कैसा रिलेशनशिप, एक नुकसान में और एक को वापस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखते हैं, एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन इज इनहिबिटेड, मतलब रुक रहा है, और डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। इसका बेस्ट एग्जांपल है वापस जो एंटीबायोटिक है वो। बोलोगे मैम वो कैसे, अब देखो ये रिलेशनशिप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ दूसरा पूरा थ्योरी का यूज करके। एग्जाम में भी दो टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो जल्दी बता, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था मैम, पेनिसिलिन। कहां से ऑब्टेन किया गया था मैम, पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड था। अच्छा, किसने किया था मैम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या कर रहे थे मैम, वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, पर ग्रो हो गया था पेनिसिलियम नोटेटम। जब उन्होंने देखा कि ये अपना नॉर्मल काम कर रहा है, पर इससे क्या निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, और ये केमिकल जैसे ही स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी के कांटेक्ट में आ रहा था, तो या तो बैक्टीरिया मर रहा था, मतलब मर ही रहा था, या हम बोल सकते हैं इनहिबिट हो रहा था, रुक रहा था, ग्रोथ भी नहीं हो रही थी और मर भी रहा था। तो अब बताओ ऐसा रिलेशनशिप दो स्पीशीज के बीच में जिसमें एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, भैया उसका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकालना तो उसका डेली रूटीन है, उसको वो सोच के थोड़ी ना निकाल रहा है कि हाँ वहां बैक्टीरिया बैठा है अब निकालते हैं, उसका काम है भैया हाँ ये इसको निकालना है, डीएनए के अंदर लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करना है, उसने बना दिया। तो जो तुम्हारा पेनिसिलियम नोटेटम है, जो मोल्ड है तुम्हारा, फंजाई है, वो कैसा है, जीरो कैटेगरी में, अनइफेक्टेड। बैक्टीरिया रहे या ना रहे वो तो भैया पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगा, बट जो केमिकल निकला उससे नुकसान किसको हो रहा है, एक स्पीशीज को, और उसका ग्रोथ भी रुक रहा है या मर रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और एक को भैया फर्क ही फर्क पड़ रहा है, नुकसान में चल रही है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको किसके अंदर पड़ेंगे, एमेंसलिज्म। तो ये अपन को याद रखना है, चाहो तो यही एग्जांपल एकदम बेस्ट है। अब बोलोगे मैम इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तुमको ना रिलेशनशिप क्या करेंगे, कोई एग्जांपल देंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो, जितने 6 रिलेशनशिप पढ़े तुम्हारी बुक में सारे, वो पूरा स्टोरी बता देंगे और फिर वो बोलेंगे कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। मतलब वो डायरेक्ट डेफिनेशन कभी नहीं देंगे, या तो वो उसके सिंबलिक ऑप्शन देंगे, प्लस माइनस रिलेशनशिप किसमें, प्लस प्लस रिलेशनशिप किसमें, या तो फिर इसकी डेफिनेशन ना ही देंगे, कभी इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं देंगे, इसका एग्जांपल देंगे और फिर बोलेंगे बताओ ये किसका रिलेशनशिप है, या फिर तुम्हारे असर्शन रीजन में उसको उठा के रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से इन क्वेश्चन को रख सकते हैं। अब आखिरी टॉपिक है, आखिरी रिलेशनशिप है कौन सा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का सिंबल कैसा था, प्लस प्लस। अब प्लस प्लस तब या माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में भी जा सकता है कंपटीशन जैसे, जब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में एक को हटाओ दूसरा भी खुद नुकसान में चला जाएगा। चलो पढ़ते कैसे। दिस इंटरैक्शन कन्फर बेनिफिट ऑफ ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। अब इसका एग्जांपल, द मेडिटेरियन ऑर्किड ओमाइरफस एम्प्लॉय सेक्सुअल। अच्छा, ये इसके पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्लस प्लस कैसे, मतलब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, अगर मेरा कुछ फायदा हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी होगा। मतलब कैसे मैम, इन जनरल, अच्छा तुमने सुना होगा रूमिनेंट्स है ना, रूमिनेंट्स कौन मैम, गाय भैंस बकरी, हाँ, जो जुगाली करते हैं, बिल्कुल सही। अब उनके गट में क्या रहता है मैम, मेथेनोजेंस होते हैं, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली सेलुलोज का डाइजेशन कर रहे हैं। तो ये भी कैसे हो गए, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब अब जो मेथेनोजेंस है वो गाय के लिए क्या कर रहे हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करके दे रहे हैं, और गाय उनके लिए क्या कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, तुम भी खा लो थोड़ा खाना, मेरे लिए पूरा डाइजेस्ट करके दे दो। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, म्यूचुअल रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप कैसे हुआ, फिग एंड वास्प का, जहां पे फिग जो अंजीर का पौधा है वो क्या क्या करवा रहा है, तुम्हारा पॉलिनेशन और सीड डिस्पोजल किससे करवा रहा है, वास्प से, और बदले में वास्प को क्या दे रहा है, फ्रूट दे रहा है खाने के लिए और नेक्टर दे रहा है। पर वापस अगर इसमें से एक को हटाए तो दूसरा ऑटोमेटिक नुकसान में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में। तो याद रखो म्यूचुअलिज्म भी दो टाइप का बोल सकते हैं, एक ऐसा जिसमें नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, जब तक है साथ में दोनों को फायदा, निकल गए कोई बात नहीं, हम अपनी अपनी जिंदगी जी लेंगे। एक ऐसा जिसमें ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में अगर एक को कुछ डैमेज हुआ या एक हट गया तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो कैसा है, ये उसमें जिसमें दोनों साथ में है, फायदा भी हो रहा है नहीं भी हो रहा है। देखो जरा, द मेडिटेरियन ऑर्किड्स अमॉर्फस। अच्छा एक और चीज, म्यूचुअलिज्म में जनरली जब दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को फायदा दिलाते हैं, पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शन है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा दिलाएंगे भी नहीं। एक ऑर्गेनिज्म अपना फायदा ले लेगा, दूसरे को बुद्धू बना देगा, बिल्कुल सही, बुद्धू ही बनाएगा। जैसे क्या हुआ, ये जो ऑर्किड है, कौन सा, जो मेडिटेरियन ऑर्किड है, ऑर्चिड बोलो, ऑर्किड ज्यादा करेक्ट है बोलना, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो सेक्सुअल डिसिट यूज कर रहा है, मतलब सेक्सुअली जो मेल हनी बी है उसको लालच दे रहा है कि मेरे फ्लावर के ऊपर एक फीमेल हनी बी बैठी हुई है। बैठी कोई नहीं है, उसने क्या किया, अपने फ्लावर की ही, जो एक ऑर्किड फ्लावर है उसकी ही एक पेटल का शेप, कलर एग्जैक्ट कैसा बना दिया, फीमेल हनी बी की तरह, ठीक है। मतलब बुला रहा है कि आ जाओ भैया यहाँ कॉपुलेशन कर लो। अब बेचारी बेवकूफ है ना, बेवकूफी बोलेंगे क्योंकि बेवकूफ ही बना रहा है, सेक्स का लालच दे रहा है। कौन लालच दे रहा है, फ्लावर लालच दे रहा है, किसको, एक मेल हनी बी को, कि यहाँ पे कौन बैठा है, फीमेल हनी बी बैठी। एक्चुअल में कोई बैठी हुई नहीं है, क्या है, फ्लावर, एक पेटल का ही शेप मॉडिफाई हो चुका है। अब वो क्या करे, जब उसको दिखा, अरे यहाँ कोई फीमेल हनी बी बैठी, चलो चलते हैं अपना नंबर, पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, वो गया वहां पे। अब एक्चुअल में था क्या, कोई वहां पे नहीं था, क्या थी, पेटल थी। अब उस प्रोसेस में क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो देखो हमेशा मैंने बोला कि कुछ ना कुछ एक का फायदा दूसरे का भी फायदा होगा। अब यहाँ पे फायदा सिर्फ किसका हो रहा है, ऑर्किड का। बेचारे हनी बी को क्या किया, बुद्धू बनाया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। To get pollination done by a species of bee, one petal of its flower bear an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and marking. तो बेचारे यहाँ बेवकूफ कौन बना, मेल हनी बी, ठीक है। फायदा किसका, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज का फायदा हुआ, कौन सी, ऑर्किड का। तो जैसे आप बोलोगे मैम फिर यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे यहाँ प्लस माइनस लिखना चाहिए ना, प्लस माइनस एग्जैक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में नुकसान भी नहीं हो रहा है। हाँ वो बेचारा सोच के आया था कि फीमेल हनी बी बैठी है, पर कुछ हुआ नहीं, उसकी लाइफ को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर सिर्फ फायदा किसका हुआ, सिर्फ एक हमारे ऑर्किड का, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो देखो, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल, तो इसी का एग्जांपल हुआ स्यूडो कॉपुलेशन विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। तो इसी को हम किसके हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, स्यूडो कॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्मल एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे किसके, नॉर्मल म्यूचुअलिज्म के, लाइकेन, माइकोराइजा, फ्रिगेन वास, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। ये इकोलॉजी का पहला चैप्टर हुआ, पहला पार्ट, ठीक है। अभी और 3 चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। तो बने रहना है मेरे साथ, चैनल के साथ। कैसे करोगे, वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com, टाइप करोगे। जैसे ही टाइप करोगे, यहाँ जो टैब आती है ना, वहां पे CUET को क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, अलग अलग जो सब्जेक्ट CUET के लिए चल रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करोगे, पढ़ना शुरू करोगे। यहाँ पे तुम्हारे सारे चैप्टर्स जलते चले जाएंगे। वापस 3 तरीके से पढ़ा रही हूँ, पहले चैप्टर की थ्योरी, फिर चैप्टर की थ्योरी के अंदर जो टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व कर रहे हैं वो, और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रोज जितना पढ़ा रही हूँ उतना याद करोगे, सुनते चलोगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो।